नमस्कार दोस्तों। मुझे लगता है कई महीनों बाद मैं आज इस तरह से लाइव संवाद के लिए आप सबके सामने हूं और बीते 25-26 दिनों से लगातार यूपी के अलग अलग जिलों में घूम रहा था। आप लोग लगातार देख भी रहे होंगे शायद कुछ जिलों में, कस्बों में, गांव में। और जो कुछ देखा वो वीडियो के जरिए आप सबको दिखाया, आपने देखा भी होगा। आज लगा कि कुछ सीधा संवाद किया जाए, सीधी बातचीत की जाए। कुछ सवाल अगर आपके हैं वो सवाल आए और जो मेरा तजुर्बा है वो शेयर करें। और इस बीच बहुत सारे लोग जो यूट्यूब पर कमेंट करते हैं, ज्यादातर कमेंट में पढ़ने की कोशिश करता हूं, कई बार मौका नहीं मिलता है। लेकिन उस कमेंट से आपके राय विचार का भी पता चलता है। उनमें बहुत गाली देने वाले भी लोग हैं जो इंतजार करते हैं कि मेरा कोई भी वीडियो आए और उसमें अपने मन मुताबिक भरपेट गालियां दें। ऐसे लोग भी होते हैं। ऐसे लोग भी होते हैं जिन्हें मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं या उस वीडियो में जो कही जाती है बातें, जो जिन लोगों से मैं बात करता हूं उनसे बातचीत के बाद उन्हें कुछ काम की बात समझ में आती है। लेकिन कुल मिलाकर मैं अपने तजुर्बे की बात करूं तो मेरा मकसद यही था कि मैं यूपी में घूमते हुए समझूं कि दरअसल जमीन पर हो क्या रहा है। दिल्ली में जब हम लोग होते हैं अपने ढंग से आकलन करते हैं, सुनी सुनाई बातें होती है, कुछ अखबार की खबरें होती है। चैनलों की बात करें तो कई बार पता ही नहीं चलेगा चैनल में क्या हो रहा है, क्योंकि यूपी में क्या हो रहा है उससे ज्यादा चैनल पर तालिबान, पाकिस्तान, चीन में क्या हो रहा है, सरहद पर क्या हो रहा है, काबुल में क्या हो रहा है, ये पता चलेगा। और या वो पता चलेगा जो योगी मोदी की सरकार और सत्ता में बैठे लोग चाहते हैं चैनलों पर दिखे, जिसे हम लोग नैरेटिव कहते हैं। लेकिन मेरा मकसद था कि मैं घूमूं, अलग अलग जिले में जाऊं। शुरुआत हमने बिहार से चुनाव से किया था, फिर बंगाल गया, बीच में किसान आंदोलन भी था, अब यूपी घूम रहा हूं। और मैं अगर कहूंगा कि 30-31 सालों की पत्रकारिता में इस YouTube चैनल के लिए काम करते हुए जो आप लोगों के स्नेह, प्यार और आशीर्वाद से आज यहां तक पहुंचा कि करीब करीब 27-28 या 29 करोड़ लोगों ने 14-15 महीनों में देखा है। और इतने लाखों लोग सब्सक्राइबर बने, हर रोज 10 लाख, 15 लाख, कई बार 20 लाख, कई बार 25 लाख लोग देखते हैं एक दिन में। तो मैं समझता हूं कि मेरी पूरी जिंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धि है आपका स्नेह, आपका प्यार, आपका भरोसा। और एक दर्शक के तौर पर आप इतना देखते हैं और लगातार जो कमेंट करते हैं उसके जरिए मुझे पता चलता है कि आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या कहना चाहते हैं, आपके सवाल क्या हैं। मैं उन सवालों का भी कई बार जवाब तलाशता हूं। लेकिन एक दिलचस्प चीज होती है दोस्तों, पहले अपनी बात कहूं और उसके बाद मैं आपके सवाल लूंगा। मुझे उम्मीद है बहुत सारे लोग सवाल पूछना चाहते होंगे और ये दो तरफा संवाद होगा। लेकिन भूमिका मैं शुरू में अपनी भूमिका बांध दूं कि जहां मैं जाता हूं, जैसे मुरादाबाद गया, गाजियाबाद गया, सहारनपुर गया, मुजफ्फरनगर गया, शामली गया, बागपत गया, मेरठ गया, कई जगह, अभी पश्चिमी यूपी, बाद में पूर्वी उत्तर प्रदेश जाऊंगा। बहुत सारे लोग पूरब के कह रहे हैं कि आप लगातार सिर्फ पश्चिम क्यों घूम रहे हैं। चूंकि दिल्ली के आसपास ये इलाके हैं, दिल्ली से 200 किलोमीटर के रेडियस में, शुरुआत यहां से होते हुए मैं पूरब की तरफ आऊंगा। लेकिन ये घूमते हुए मुझे जो दिखता है, जैसा दिखता है, अगर कोई कट्टर विरोधी है, किसी खास दल विशेष का समर्थक है, उसकी आवाज उसी तरह से मैं दिखाता हूं। और अगर कोई कट्टर समर्थक है प्रधानमंत्री मोदी का, मुख्यमंत्री योगी का, या बीजेपी की राजनीति का, हिंदुत्ववादी राजनीति का, तो मैं उसे भी हूबहू दिखाता हूं। लेकिन एक दिलचस्प वाक्य ये होता है कि जब उसको दिखाता हूं, ऐसे लोगों के इंटरव्यू या जो भी कहते हैं, ऐसे लोग मुझे मिलते हैं जो कहते हैं कि 200 रुपए भी अगर डीजल हो जाएगा उससे क्या फर्क पड़ेगा, या सरसों तेल 300 रुपए भी होगा क्या फर्क पड़ेगा, या गैस 2000 रुपए भी होगा तो भी क्या फर्क पड़ेगा। ऐसे लोग मिलते हैं कि 2 रोटी कम खाएंगे लेकिन हम मोदी जी को वोट देंगे। ठीक उल्टा दूसरी तरह के भी लोग होते हैं जो हर हाल में सरकार की 10 नाकामियां उनके खाता बही उनके पास होता है और वो सरकार की खामियां गिनाते हैं। बेरोजगारी, महंगाई, सरकार से जो उनकी उम्मीदें थी वो टूट गई 6 साल में, 4 साल में, 4.5 साल में या 7 साल में, 2014 से लेकर 17 को जोड़ते हुए। क्योंकि चुनाव भले भले यूपी में हो रहा है लेकिन लोग इसको योगी मोदी की तरह ही देखते हैं। यूपी के चुनाव को भी आप मोदी के काम, मोदी के फैसले, मोदी की नीतियों पर ही मैंडेट होगा। तो एक तरह से एक कॉम्बिनेशन है योगी मोदी का।
तो लोग उस तरह से देखते हैं। मोदी से जो शिकायतें हैं उसको भी योगी से जोड़कर देखते हैं, और मोदी के प्रति अगर पसंदगी है तो वो भी योगी से जोड़कर देखते हैं। तो दोनों एक जैसे कहते हैं कॉम्बो ऑफर, तो वो भी मैं हूबहू दिखाता हूं जो भी कहते हैं। लेकिन उसमें क्या होता है, लोगों को लगता है, मैं देखता हूं कमेंट, कई बार मुझे खुद हंसी आती है। हो सकता है इसमें भी आप में से ऐसे दर्शक बहुत सारे होंगे जो अभी कमेंट करेंगे, कर रहे होंगे। मैं जब कमेंट ऑन एयर करूंगा तो अजीत अंजुम की तो वाट लग गई, खाट खड़ी हो गई, आज तो ये हो गया। अश्लील भाषा भी बहुत होती है, वो मैं देखता हूं, हंसता हूं। वो कहते हैं ना, हे प्रभु इन्हें माफ कर देना, ये नहीं जानते कि ये क्या कह रहे हैं। भाई मेरे, जो वीडियो में दिखता है, अगर कोई एकदम कट्टर होता है, और ऐसा भी होता है कि मैं कट्टर भक्त का बाप हूं, ऐसे कहने वाले भी मिलते हैं लोग, उसको हूबहू लगाता हूं, तो वो जो कहते हैं वो आप तक जाता है, वो मेरे जरिए जाता है, मेरे कैमरे में रिकॉर्ड होता है, और मैं चाहता हूं कि जो जैसा कहा गया वैसी बात आप तक जाए। अब उसको आपको लगता है कि मेरी खाट खड़ी हो गई, मेरी वाट लग गई, तो ये हो गई अजीत अंजुम का, तो ये हो गया, पता नहीं कितनी भाषा, कितने मुहावरे और कितनी गालियां। तो उन सबका भी स्वागत है। इसका मतलब इतने आप लोग इतनी तन्मयता से, इतने ध्यान से, इतने गौर से देखते हैं, इतने गौर से देखते हैं कि मेरे वीडियो के टुकड़े काटकर बहुत सारे लोग वायरल करते रहते हैं। ये देखो त्यागी जी ने तो अजीत अंजुम की आज ये कर दी, ये देखो शर्मा जी ने तो अजीत अंजुम का के साथ आज क्या कर दिया, ये देखो फला जी ने, सिंह साहब ने ये कर दिया, ये देखो कश्यप जी ने ये कर दिया। मैं भी आनंद लेता हूं क्योंकि बहुत सारे लोग टैग करते हैं तो मुझे दिखता है। मूल बात लब्बो लुआब यही है, उसके बाद मैं आपके सवाल लूंगा। मूल बात लब्बो लुआब यही है कि मेरे लिए 6 महीना एक लर्नर की तरह, मुझे लगता है यूपी चुनाव के दौरान घूमना, एक राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी की तरह मैं घूम रहा हूं, सीखने समझने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने कहा कि हम लोगों को किताबी ज्ञान, अखबारी ज्ञान और सुनी सुनाई बातों का ज्ञान ज्यादा होता है, इसे कबूल करने में मुझे कोई हर्ज नहीं है। लेकिन आप लोगों के बीच जब जाते हैं तो समझ में आता है, बहुत सारे समर्थक और विरोधी दोनों से मिलकर, और उसके आधार पर मैं अपनी राय बनाता हूं। अब एक बात और जिसका मैं जवाब देना चाहूंगा आप लोगों का जवाब लेने से पहले, सवाल लेने से पहले। हाँ, मैं कई बार पूछता हूं पूरा नाम क्या है, कोई विजय बोलता है, रवि बोलता है, सुनील बोलता है, तो पूरा नाम क्या है, उसे वो बोलता है उनियाल है, माफ करें, पूनिया है या चौधरी है या जो भी, कश्यप है या सैनी है। उससे एक जातीय समीकरण को समझना जरूरी है। और मैं पहले के वीडियो में भी मैंने कहा है कि मुझे कोई जातिवादी कह दे, या आज भी 2-4-10 लोग टैग करके लिख रहे थे सब जगह जात पूछता, मैं जात नहीं पूछता हूं, मैं पूछता हूं पूरा नाम। और वो इसलिए क्योंकि आप जानते हैं इस देश की असलियत और हकीकत क्या है, चुनाव की खासतौर से। ईमानदारी से दिल पर हाथ रखकर कहिएगा, जिस भी पार्टी के आप समर्थक हैं, कि देश में कौन सी ऐसी पार्टी है जो अपने इलाके में उम्मीदवार तय करते वक्त ये ना देखे कि उस इलाके का जातीय समीकरण क्या है, कितने कश्यप हैं, कितने सैनी हैं, कितने एससी हैं, कितने एसटी हैं, कितने दलित हैं, कितने जाटव हैं, कितने जाट हैं, कितने त्यागी हैं, राजपूत हैं, ब्राह्मण, जो भी हैं। ये तो राजनीतिक दल करते हैं। ये जातीय समीकरण के आधार पर चुनाव के टिकट का फैसला होना दल करता है, किस जाति का उम्मीदवार है उसके आधार पर फैसला वोटर करता है। और तभी तो ये राजभर हो, चाहे अनुप्रिया पटेल हो, चाहे किसी भी दल के हो, चाहे कोई जाट नेता हो, चाहे गुर्जर नेता हो, इसी आधार पर राजनीति चमकती है। कई बार गुजरों का नेता, ये जाटों का नेता, ये त्यागियों का नेता, ये राजभर का नेता, ये पटेलों का नेता, ये कुर्मियों का नेता, ये अजीत अंजुम ने नहीं बनाया। ये इस देश की नियति है, और उस नियति के नुकसान भी हैं कि सही उम्मीदवार, कई बार उन्हें जो जनता का जनादेश मिलना चाहिए, सही उम्मीदवार के लिए संसद और विधानसभा के दरवाजे लोकतांत्रिक तरीके से खुलने चाहिए, वो नहीं खुलते क्योंकि जातीय समीकरण मुफीद उनके लिए नहीं बैठते हैं, या आपके हिसाब से आपकी जो सोच है उस सोच में वो फिट नहीं बैठते हैं। तो ये सब सच है, उस सच को कबूल न करना हिपोक्रेसी है। मैं हिपोक्रेसी के खिलाफ हूं, इसलिए मैं जानना चाहता हूं, इसलिए मैं ये भी जानना चाहता हूं कि जब बीजेपी भी राजनीति करती है, टिकट देती है, चाहे समाजवादी पार्टी टिकट देती है, चाहे बीएसपी टिकट देती है, चाहे कांग्रेस टिकट देती है, आंकड़े तो आते हैं, इतने ब्राह्मण को दिया, इतने जाटों को दिया, इतने मुसलमानों को दिया, इतनी कुर्मी को दिया, इतने एससी को दिया, इतना एसटी को दिया, इतना जाटों को दिया, इतना यादव को दिया। ये तो होता है। आज बीएसपी जो कैंपेन कर रही है यूपी में, ब्राह्मणों के सम्मेलन हो रहे हैं, सतीश मिश्रा कई जिलों में ब्राह्मणों के सम्मेलन कर रहे हैं। जब नेता और पार्टी सम्मेलन ही ब्राह्मणों का कर रहा है, या कोई किसी और जाति विशेष का कर रहा होगा, कुर्मी का हो, चाहे यादव का हो, चाहे किसी का भी हो, जब सम्मेलन जातीय सम्मेलन है, मंच से जब ऐलान है
कि दलित ब्राह्मण मिल जाए तो हम 36% हो जाएंगे, सरकार बना लेंगे। कोई कहेगा कि मुस्लिम यादव कोई और जातियां मिल जाए तो सरकार बना लेंगे। कोई कहेगा ब्राह्मण नाराज योगी से हुआ तो उनका 10-12% वोट कम हो जाएंगे। तो सारा हिसाब किताब इसी आधार पर तय होता है कि जितिन प्रसाद एक ब्राह्मण नेता के तौर पर बीते साल में कोशिश करते हुए अचानक बीजेपी में शामिल होते हैं कांग्रेस छोड़कर। उसके पहले ब्राह्मणों की बात कर रहे होते हैं तो पता चला उनका कोटा ब्राह्मण कोटे से होता है। केशव मौर्य होते हैं तो उनका एक मकसद होता है कि एक योगी आदित्यनाथ के एक दाएं ब्राह्मण एक तरफ मौर्य, ये संतुलन साधने की बाजीगरी होती है। ये सारा समीकरण अगर है और इसके आधार पर टिकट देना, टिकट न देना और इससे ज्यादा अहम आपका वोट देना है, तो फिर मेरा सवाल पूछना कैसे गलत है? तो मैं सवाल पूछता हूं, मैं जानने की कोशिश करता हूं अपनी समझदारी के लिए, और मुझे लगता है इससे आपकी भी समझदारी खुलती है। मेरे पास सैकड़ों लोगों के फोन आते हैं कि इससे क्या समझ में आ रहा है, वहां क्या समझ में आया, वहां सैनी क्या कर रहा है, वहां कश्यप क्या कर रहा है। तो एक ही है। दूसरी बात, अलग अलग जगह घूमते हुए जो मेरा अनुभव हो रहा है, जो मैं लोगों के गिरवान से समझ रहा हूं, लोगों की समस्याएं समझ रहा हूं, लोगों की जरूरतें समझ रहा हूं, और इनमें यह भी समझ रहा हूं कि कई बार सत्ता के प्रति या किसी विचारधारा के प्रति या मोदी योगी के प्रति निष्ठा ऐसी हो जाती है जिसके लिए जरूरी सवाल बेमानी हो जाते हैं। उनके लिए कोई भी चीज, महंगाई, बेरोजगारी, गांव में स्कूल नहीं है या स्कूल नहीं खुला या सड़क टूटी है या स्वास्थ्य सुविधाएं पर्याप्त नहीं है या कोरोना में कुछ मौतें हो गई बिना हॉस्पिटल ऑक्सीजन के, सारी चीजें बेमानी होती है। ऐसे भी लोग मिलते हैं। तो ये सारी चीजें समझने के लिए मैं तो कहूंगा मेरे लिए पाठशाला है, और क्लासेज लोगों के अभी भी ऑनलाइन चल रहे हैं, और मैं ये ऑफलाइन क्लासेज ज्वाइन करता हूँ। रोज अलग अलग इलाकों में घूमता हूँ। आज ब्रेक था क्योंकि कल मैं मुजफ्फरनगर में था। आज भी कहीं जाते जाते फिर किसी वजह से मैं नहीं जा पाया, तो लगा आपसे सीधा संवाद करूं। और आपके इलाके में जहां भी आप हैं, मैं चाहता हूं आऊं। कल भी मुजफ्फरनगर जहां गया था, एक हमारे दर्शक ने मेल किया था, उसके आधार पे गया, और जहां उन्होंने बुलाया वहां गया। ऐसे ही मैं मुजफ्फरनगर के दूसरे इलाके में भी गया, मेरठ भी गया। और अभी भी जैसे मेल आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि अगर आपको लगता है कि आपके इलाके में मैं आऊं और आपके इलाके की बातें मेरे जरिए दुनिया तक पहुंचे, तो आप मुझे मेल करें, साथ में अपने इलाके के बारे में बताएं, अपना पता लिखें और फोन नंबर जरूर दें, और बताएं कि आपके इलाके की खासियत क्या है। एक और चीज आपने देखी होगी आपका सवाल लेने से पहले फिर, कि मैं थोड़ा सा थोड़ी कोशिश करता हूं कि उस इलाके की खासियत भी आपके पास आए। जैसे सहारनपुर लकड़ी उद्योग के लिए फेमस है, फर्नीचर मार्केट, और वो मैं दशकों से सुनता रहा कि सहारनपुर में लकड़ी का, सागवान के अच्छे फर्नीचर बनते हैं। शानदार जो शिल्प है, कारीगरी है, उसका नमूना मैंने वो दिखाया। मुजफ्फरनगर स्टील, शुगर और पेपर मिल के लिए है, तो वो भी आपने देखा होगा, मुजफ्फरनगर की एक पेपर मिल में गया। ऐसे ही जो कुछ देखने समझने की कोशिश करूंगा जिस भी शहर में, अगर आपके शहर की कोई खास बात है, आपके कस्बे की कोई खास बात है, चाहे फसल के मामले में, चाहे कारोबार के बारे में, चाहे उद्यम के बारे में, चाहे एमएसएमई के बारे में, चाहे कुटीर उद्योग के बारे में, आप जरूर लिखें। क्योंकि ये भी जानना देखना जरूरी है किस इलाके की क्या खासियत है। और वो कई बार बहुत छोटा सा इलाका एक खास तरह की कारीगरी या खास तरह की भूमिका की वजह से वो देश भर में अपनी जगह बनाता है, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। तो मैं भी जानूं, मेरे जरिए और लोग जाने, कम से कम मेरी तो नजर खुले कि हाँ, इस गांव में, इस देहात में, इस छोटी सी जगह में क्या हो रहा है। कई बार बहुत छोटी सी टीम, 10-20 लोगों का कोई समूह कोई आश्चर्यजनक काम कर रहा होता है, तो वो भी समझे राजनीति के साथ साथ। तो ये कोशिश करेंगे। और इस बीच चूंकि यूपी में कहा जा रहा है कि ओवैसी चुनाव लड़ेंगे, 100 सीटों पर लड़ने का उन्होंने ऐलान किया है। सीटों के बारे में भी कुछ पता नहीं है। एक शुरुआत उन्होंने की थी, दादरी से लेकर मुरादाबाद तक गए थे। मैंने उस पर भी कुछ मुस्लिम से बात की, तो बहुत सारे मुस्लिम साथी गाली देने लगे। आज भी किसी ने लिखा है कि तुम सपा के एजेंट हो, तुम सपा के लिए ये कर रहे हो। भाई मेरे, अखिलेश यादव से पूरे जीवन में 30 साल में सिर्फ 2 बार मिला हूं। एक बार इंटरव्यू के लिए मिला जो TV9 में, और एक बार और मैं मिला लखनऊ में इसी तरह के पत्रकार या संवाद के सिलसिले में। ना मेरे पास उनका फोन नंबर है, आई एम श्योर कि मेरे पास भी नहीं होगा, उनके पास भी शायद नहीं होगा, और मुझे इसकी कभी जरूरत लगी नहीं। लेकिन पत्रकार हूं, चुनाव के समय में इंटरव्यू करना होगा। अखिलेश यादव का भी करने की कोशिश करूंगा, ट्राई करूंगा योगी आदित्यनाथ दें, वो मुझे इंटरव्यू नहीं देते हैं। एक इंटरव्यू उन्होंने दिया था 2017 में, इंडिया टीवी का एडिटर था, वो यूट्यूब पर पड़ा है।
20-25 मिलियन लोगों ने देखा है। उस इंटरव्यू को लेकर जो योगी जी के कट्टर समर्थक हैं अपने ढंग से उसका आकलन करते हैं कि योगी जी ने मुझे पसीने छुड़ा दिए, लेकिन मुझे गर्मी लगती है और ये देखिए मैं घर में हूँ, एसी चल रहा है, लेकिन पसीने थोड़े चल रहे हैं। और जब सड़क पे होता हूं तो आप देखते हैं। तो ये उस इंटरव्यू को लेकर ये हुआ, लेकिन उसके बाद से योगी जी ने मुझे इंटरव्यू नहीं दिया। मैं कोशिश करूंगा कि उनको भी ट्राई करूं। मैं मायावती इंटरव्यू नहीं देती है, कोशिश करूंगा उनसे भी बात करूं। चंद्रशेखर रावत है, ओवैसी हैं, जो लोग भी जो प्लेयर हैं यूपी के स्टेक होल्डर जिसको कहते हैं, उन सबसे कोशिश करूंगा। लेकिन चूंकि मैं सवाल पूछता हूं अगर ओवैसी के बारे में मुसलमान क्या सोचते हैं, तो ये एजेंट कह देना तो मुझे लगता है ये तंगदिली है दोस्त आपकी। भाई जो लोग कह रहे हैं स्क्रीन पर वो मुस्लिम है और वो अपनी राय जाहिर कर रहे हैं। लोकतंत्र में सबको अपनी राय जाहिर करने का हक है, उस हक का वो इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन आप भी अपने हक का इस्तेमाल करके मुझे कुछ भी कह दें, किसी का एजेंट कुछ भी, तो ठीक है, चलिए, ये भी आपको लोकतांत्रिक अधिकार है। और यूपी के साथ साथ उत्तराखंड और पंजाब में भी चुनाव है। चुनाव तो गोवा में भी है, लेकिन पंजाब भी जाऊंगा क्योंकि पंजाब में बहुत कुछ हो रहा है। और उत्तराखंड भी कोशिश करूंगा कि उत्तराखंड के कुछ इलाकों में आऊं और आप अलग अलग जगहों से जहां चाहते हैं भेजें। एक बात और, आपके सवाल जवाब देखने के पहले कि अपने इलाके के बारे में जरूर बताएं, खासियत, वहां की शिकायतें, वहां की खामियां, जो सरकार ने वादे किए, जो सरकार ने दावे किए। नौकरियों का सवाल जब होता है, योगी सरकार की तरफ से कहा जाता है 3 करोड़ 25 लाख 24 लाख लोगों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रोजगार मिले, 4.25 लाख लोगों को सरकारी नौकरी मिली। मैंने पहले भी वीडियो में कहा कि 23-24 करोड़ की आबादी वाले सूबे में अगर 3.5 करोड़ लोगों को रोजगार मिल गया तो इसका मतलब हर घर में एक आदमी कम से कम रोजगार प्राप्त होगा। मैं तो कहूं कि उस हिसाब से यूपी में बेरोजगार होने ही नहीं चाहिए, लेकिन मुझे बेरोजगार मिलते हैं। और मैं इन आंकड़ों की तस्दीक, मैं क्या दुनिया की कोई ताकत नहीं कर सकती, सरकारी आंकड़े की तस्दीक हो सकती है। ये जो 3.25 करोड़ एमएसएमई सेक्टर में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रोजगार हैं, योगी के सपने, युवाओं के सपने हुए साकार, ऐसे विज्ञापन छपते, इसकी तस्दीक दुनिया का कोई आंकड़ेबाज नहीं कर सकता, क्योंकि इसका कोई हिसाब ही नहीं है। वो कहां है, किनको मिला, कैसे मिला, उसमें सरकार की क्या भूमिका है। और आप जानते हैं कि देश के प्रधानमंत्री ही कह चुके हैं पकौड़ा तलना भी रोजगार है। तो क्या उसमें शहर में जो लोग पकौड़े तल रहे हैं, कुछ चाय बेच रहे हैं, समोसे बेच रहे हैं, और वो पहले भी बेच रहे थे, अभी भी बेच रहे हैं, या कुछ समोसे वाले बढ़ गए तो इसलिए समोसे, चाय वाले, ठिये वाले और गोलगप्पे वाले बढ़ गए क्योंकि योगी राज है, क्या उनकी गिनती है? उसको भी मैं समझना चाह रहा हूं। कहा जा रहा है एमएसएमई सेक्टर, 90 लाख एमएसएमई की बात की गई कि यूपी में है, वो भी मैं समझना चाह रहा हूं। ऐसी चीजों में आप अगर मदद कर सकते हैं आप बताइए। अगर आपके गांव में बहुतों को रोजगार मिला आप बताइए। अगर आपके गांव में बहुत बेरोजगार हैं, 5 साल से कोशिश कर रहे हैं, एमए पीएचडी करके बैठे, आप बताइए, मैं आपके गांव आऊंगा, समझूंगा। आखिर में आपके सवाल लेने से पहले फिर जो लोग, जैसे ही ये सब सवाल उठता है, लोग कहेंगे बंगाल क्यों नहीं जा, सॉरी केरला क्यों नहीं जा रहे हो, दूसरे राज्य क्यों नहीं जा रहे हो, महाराष्ट्र क्यों नहीं जा रहे हो? अरे भाई मेरे, केरला में चुनाव है क्या अभी? महाराष्ट्र में चुनाव है क्या? चुनाव कहाँ है? यूपी में। तो कहां लोग जाएंगे? आप जब भी यूपी की बात करोगे तो आप केरला की बात करोगे, पहले ऐसे बंगाल की बात करते थे। बंगाल में क्या हुआ आपको पता है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, कि 7 साल से ज्यादा हुए प्रधानमंत्री मोदी की सरकार के देश में, 4.5 साल से ज्यादा हुए मुख्यमंत्री योगी की सत्ता के। तो जो सरकार और जो पार्टी बहुत बड़े बड़े दावों के साथ, अच्छे दिन के वादे के साथ अगर सरकार में आई है, लोगों की तकदीर बदलने के लिए आई है, और उसके बाद दावा भी कर रही है कि किसान भी खुशहाल हैं, बेरोजगारी है नहीं, गरीबी खत्म है, घर घर में सुख शांति है, तो इसकी पड़ताल तो कोई करेगा। क्योंकि राष्ट्रीय चैनल में ये दिखेगा नहीं, वहां भरपेट भरपूर विज्ञापन दिखेगा, 24-24 पन्ने के विज्ञापन मैगजीन में दिखेंगे, अखबार में 8 पन्ने के विज्ञापन, और उसके साथ लेख। तो भाई कोई तो बताएगा कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। अब आप चाहेंगे कि अखिलेश यादव से ही सवाल पूछे जाए, मायावती से पूछे जाए? मायावती को सत्ता से बाहर हुए 10 साल हो गए, 10 साल पहले के सवाल आज पूछे, योगी जी से पूछे, तकलीफ। तो खैर, ये सब कोशिश है, भूमिका है। और इस बीच मेरी नई टीम बनी है, इसमें कई साथी शामिल हुए हैं। माफ करें, उपेंद्र प्रताप हैं, उनका नाम भूल जाता हूं, नाराज भी होते हैं, बगल में बैठे। उपेंद्र प्रताप हैं, आईएमसी के स्टूडेंट हैं, देश का सबसे प्रतिष्ठित संस्थान है, अयोध्या फैजाबाद के रहने वाले हैं। वो हमारे साथ रिसर्च सहयोगी के तौर पर हैं। आज एक नए साथी जुड़े हैं
जो एडिटिंग के लिए, उनका नाम अभी मैं नहीं ले रहा हूं, लूंगा बाद में। 2 और हमारे साथ कैमरा सहयोगी हैं, करण सिंह और गौरव शर्मा, और 1-2 सहयोगी अगले 7-8 दिन में जुड़ने वाले हैं। तो टीम मेरी बड़ी हो रही है और मैं कोशिश करूंगा कि अगले 6 महीने, कोई बड़ी बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ 6 महीने में मैं उस तरह से आपको विजुअली चीजें दिखा पाऊं जो शायद बहुत कम यूट्यूब पे लोग दिखाएंगे। ये नहीं कहूंगा कोई नहीं दिखाएगा, लेकिन मैं अकेला हूं, कई लोगों की बहुत बड़ी लंबी चौड़ी टीम है, ऑर्गेनाइजेशन है, संस्थान का बहुत बैकअप है। यहां मेरे साथ आप हैं, मेरी ताकत आप हैं, मैं आपके दम पर, आपके बूते जो भी कर रहा हूं करता रहूंगा। और दोस्तों, अगर आप मुझे बहुत नापसंद करते हैं कि मैं योगी मोदी से सवाल पूछता हूं, उनकी सरकार से सवाल पूछता हूं, या ऐसे लोग मेरे वीडियो में ज्यादा दिखते हैं, या मैं आलोचना करता हूं, या बीजेपी का कोई समर्थन करता है उससे ज्यादा सवाल पूछता हूं, ये सब आप लोग कहते हैं। भाई मेरे, जो अगर कोई आदमी कहेगा कि 200 रुपए पेट्रोल हो मुझे कोई दिक्कत नहीं, 200 सरसों तेल क्या 400 भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं, किसी भी तरह की कोई कीमत बढ़ जाए कोई दिक्कत नहीं, 2 रोटी खा के भी हम ये करेंगे मोदी जी योगी जी, तो उससे सवाल तो बनता है। आप अगर तथ्यों के आधार पर दलील देकर आप कोई बात करें तो कम सवाल बनते हैं, लेकिन जब आप ऐसी बात करते हैं तो ज्यादा सवाल बनते हैं। क्योंकि मेरी फिर क्यूरोसिटी होती है कि आखिर इसके पीछे कौन सी मानसिकता है, क्या वजह है। उस क्यूरोसिटी में कई बार निकल के आता है कि एक धर्म विशेष के प्रति जो कहीं आक्रोश है, कहीं नफरत है, कहीं दिल में हिंदुत्व का बहुत जबरदस्त जोर है, इन सब को मिलके वो बात आती है कि शुरुआत होती है कि इस सब से फर्क नहीं पड़ेगा, आते आते वहां आते। तो मैं उसको भी चेक करता हूं। होता है ना, जैसे ट्रक जब बैक करता है तो कहते आन दे आन दे आन दे, तो मैं भी सवाल में आन दे आन दे आन दे 4-5 बार, 6ठे बार में आ जाता है वही जिसका मुझे अंदेशा होता है। तो इसलिए मुझे समझने में आसानी हो, आपको समझने में आसानी हो, और दुनिया को समझने में आसानी हो, क्योंकि इस 6 महीने में ऐसे सैकड़ों हजारों लोगों से मैं बात करूंगा जो एक रिसर्च का हिस्सा होगा मेरे लिए, और मुझे लगता है जो देख रहे हैं उनके लिए। अब जरा कुछ लोगों के कमेंट में देखता हूं, माफ करें देर से ले रहा हूं। अब देखिए, किसी ने कहा एसपी को आपके साथ यूपी में चुनाव लड़ना चाहिए, ये खान साहब लिख रहे हैं। चलिए खान साहब, ये तो आप और एसपी वाले तय करें। उसके बाद एक सुधांशु यादव लिख रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट इज वेरी लो इन द करंट सिचुएशन। सही करें, एम्प्लॉयमेंट बहुत बुरा है, लेकिन मैं साथ में ये भी कहूंगा कि ऐसा नहीं है कि 2014 के पहले देश में और 2017 के पहले यूपी में हर आदमी को रोजगार मिल रहा था। बेरोजगारी इस देश की बड़ी समस्या है, लेकिन सवाल इस सरकार पर इसलिए होता है क्योंकि जब प्रधानमंत्री कहते हैं चुनाव के पहले मोदी कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, और योगी अगर कहते हैं 3.25 करोड़ को रोजगार दे दिया, तो सवाल आपसे ज्यादा पूछे जाएंगे। क्योंकि आपने कहा कि हमने दे दिया और हम देंगे, तो अकल्पनीय दावे जब आप करते हैं तो सवाल आपसे ज्यादा पूछे जाएंगे। लेकिन ये सच है कि ये स्थिति है। उसके बाद शुभा चतुर्वेदी ने कहा है, चुनाव पर लोगों का विचार देखना अच्छा लगा, आपका आकलन क्या है? हिंदू लोग पोलराइज्ड होते हैं, वीडियो सुनाए उससे अंतर दिखा। देखिए, पोलराइज तो, जब पोलराइज्ड शब्द अपने आप में काफी है, हिंदू हो चाहे मुसलमान, जब पोलराइज्ड वोटिंग होती है तो पोलराइज्ड होती है, और उसके लिए जो सियासतदान हैं वो जिम्मेदार हैं, क्योंकि वो ऐसी कोशिश करते हैं कि उससे पोलराइजेशन हो। और ये ध्रुवीकरण, जहां बहुसंख्यक हैं वहां ध्रुवीकरण उस पार्टी विशेष को फायदा पहुंचाता है जो चाहती है पार्टी की ध्रुवीकरण हो, एक धर्म विशेष के लोग एक तरफ हो और हिंदुत्व के लोग उनके नाम पर ध्रुवीकरण हो और उसका उन्हें फायदा मिले। अजय कुमार लिख रहे हैं, आपको क्या लगता है कोई नेता जो काबिलियत है ऐतिहासिक सौहार्द को लौटा सके? अब चोर चोर मौसेरे भाई सही करें, आज की तारीख में अगर देखेंगे तो मुश्किल है, क्योंकि सब आदमी की दिलचस्पी राजनीति में अपना मुकाम सत्ता पाने की है, और उसमें कोई जनेऊधारी ब्राह्मण बन जाता है अचानक, कोई हिंदुत्व का पुरोधा बनता है, और कोई और उसके बीच में कहीं रास्ते तलाशता है, कोई ब्राह्मण के सम्मेलन करता है, कोई किसी जातीय सम्मेलन करता है। तो हमाम में सब नंगे हैं जहां सत्ता की बात होती है। सीपी शाक्या साहब ने लिखा है कि आप सब लोग मिलकर एक नया चैनल खोल लीजिए, पुण्य प्रसून, अजीत अंजुम, अभिसार, अतुल चौरसिया, नवीन कुमार, ये सब कुछ नाम लिखे। तो शाक्या साहब, सबसे बड़ी बात यह है कि ये बहुत आसान नहीं होता है चैनल,
और चैनल में 25 साल संपादक की नौकरी अलग अलग चैनलों में करने के बाद मैं बाहर आया हूँ। और सैकड़ों करोड़ का इन्वेस्टमेंट होता है, 200-300 करोड़ का, और उसके लिए सत्ता से बहुत जबरदस्त नेटवर्किंग की जरूरत होती है। हम लोग उस फितरत के नहीं हैं, इसलिए जहां हैं खुश हैं, और आप लोग लाखों लोग देखते हैं, इससे बड़ी बात और क्या है। बहरहाल उसके बाद रोहित कुमार, क्या भाजपा तालिबान के नाम पर वोट मांगेगी? क्या मुस्लिम नेता तालिबान को सपोर्ट करके बड़ी गलती कर चुके हैं? पहली बात कि भाजपा तो मांगेगी। बीजेपी यूपी का ट्विटर हैंडल एक ऐसा संदेश कहें या चुनाव प्रचार का आगाज वाला वीडियो ऐसा शेयर कर चुकी है 3 दिन पहले यूपी बीजेपी, जिससे लगता है कि वो कहीं न कहीं तालिबान के नाम पर हिंदुत्व को जागृत करें और हिंदुओं को एकजुट करें और डर दिखाएं तालिबान का, बीजेपी करेगी। अब रही बात जो आप कह रहे हैं कि मुस्लिम नेता बड़ी गलती कर चुके हैं, तो मुझे लगता है मुस्लिम नेता के तौर पर इसको जनरलाइज करना सही नहीं होगा। 2-3 लोगों के बयान आए, जिसमें शफीकुर रहमान वर्क के बयान थे, 1-2 लोगों के और बयान थे। मुझे लगता है उसको उनसे शायद पार्टी ने भी अपनी दूरी बनाई, इसलिए भी 2-3 लोगों के बयान है, उसके आधार पर ये जनरलाइजेशन करना ठीक नहीं होगा। बाकी आगे देखते हैं इसमें क्या होता है। उसके बाद हाँ, सांप्रदायिक शक्तियां बहुत शक्तिशाली हो चुकी हैं। सही कह रहे हैं, इसमें कहने की जरूरत नहीं। आप सब समझदार हैं, आप समझ रहे हैं कि बहुत सांप्रदायिकता किसी पार्टी को और किसी दल को फायदा पहुंचाती है, और वो कोई भी दल हो सकता है, मैं ये किसी एक दल का नहीं कहूंगा। और जब वो फायदा उठाना होता है तो हिंदू मुसलमान होता है, शमशान कब्रिस्तान होता है। ध्रुवीकरण के कारण पाकिस्तान बना, मानक लाल जी अब वहां हम 47 और उसके पहले 45 और उसके पहले 36 नहीं जाना चाहते। उस विमर्श का कोई फायदा नहीं है, और यही विमर्श बीजेपी करना चाहती है। और उसी विमर्श का नतीजा है कि बीजेपी को लगातार फायदे हुए। मुजफ्फरनगर में गया हूं और मुजफ्फरनगर के लोगों को मैंने देखा है, और मुजफ्फरनगर का इतिहास आप सब लोग उठाकर देख लीजिए। जब जब सियासत अपने फायदे के लिए लोगों को बांटने की कोशिश करती है, उसका नतीजा क्या होता है। दंगे होते रहे पहले भी, 47 के पहले भी, 47 के बाद भी, बिहार में भी जहां मैं हूं, भागलपुर में भी, और मेरठ मलियाना से लेकर मुरादाबाद में। लेकिन उन दंगों की शुरुआत कैसे होती है और उसको कैसे व्यापक बना दिया जाता है और उसके फायदे कैसे उठा लिए जाते हैं, 2013 में हमने देखा, जब अफगानिस्तान के वीडियो सरधना और मेरठ और आसपास के इलाकों में वायरल हो रहे थे, मेरठ और यूपी का बताकर। और उसके बाद नतीजे आपको पता है उसके बाद क्या हुआ। इसलिए सांप्रदायिकता के लिए कौन जिम्मेदार है और कैसे ये चीजें होती है, मुझे लगता है आप सब लोग जानते हैं। मुनव्वर राना के बयान पर आपका क्या कहना, मुन्ना लाल जी? पहले तो मैं मुनव्वर राना ने जो भी कहा, मैं उनके बयान से पूरी तरह से असहमत हूं, और अच्छे शायर हैं, उनकी शायरी का मैं मुरीद हूं, और मैंने बहुत पढ़ा है उन्हें, माँ पर जो उन्होंने लिखी है किताब, और भी एक शायर के तौर पर मैं उन्हें पसंद करता हूं। लेकिन उनके बयान जो कई बार आते हैं, जो तालिबान के संदर्भ में भी था, मुझे लगता है कहीं बिहेडिंग हुई थी उसके संदर्भ में भी था, वो बयान निहायत ही ऐतराजजनक है। और मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बताता हूं, मुजफ्फरनगर और मुरादाबाद में कम से कम 100 मुसलमानों से मैंने बात की, मुझे एक शख्स नहीं मिला जो मुनव्वर राना के बयान की तस्दीक करता हो और सही ठहराता हो। इसलिए उनकी अपनी निजी राय है, बयान है। लेकिन मुन्ना लाल जी, मेरा आपसे सवाल फिर यह भी है कि जैसे आप मुनव्वर राना के बयान का जिक्र कर रहे हैं, क्या आप साक्षी महाराज, गिरिराज सिंह, योगी आदित्यनाथ, रामजादे वर्सेस फला कहने वाली साध्वी बीजेपी की, और ऐसे दर्जन भर नाम, क्या साध्वी प्रज्ञा, जिन्हें साध्वी कहें क्या कहें सोच लीजिए आप, क्या उनके बयान पर आपको ऐतराज होता है? इस देश में गांधी के हत्यारे गोडसे की पूजा करने वाले लोग, गांधी के वरक्स गोडसे को महान मानने वाले लोग कहां हैं, किस पार्टी में है? आपको पता होगा। प्रज्ञा सिंह ठाकुर भी हैं, साक्षी महाराज भी हैं, सांसद भी हैं, और ऐसे लोग उस दल में अलग अलग जगहों पर हैं, संघ में भी। तो इसलिए यहां ऐतराज आप करें तो आप तराजू लेकर आए, उनकी आलोचना करें जो दूसरी तरफ है, बहुसंख्यक है। उसके बाद किसी ने पूछा, डिंपल गुप्ता, आपके हिसाब से पश्चिमी यूपी में क्या माहौल है? डिंपल, पश्चिम यूपी में माहौल
क्या है वो तो आपको मेरे वीडियो से पता चल रहा होगा। राजनीतिक तौर पर मैं कोई राय नहीं देना चाहता हूं, क्योंकि ये जनता का फैसला है। लोकतंत्र ने जनता को अधिकार दिया है कि वो अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का इस्तेमाल करे, ईवीएम बटन दबाए और अपने मन मुताबिक सरकार चुने। लेकिन ये जरूर है कि ध्रुवीकरण की कोशिश हो रही है, ये जरूर है कि किसानों में नाराजगी है, ये जरूर है कि महंगाई से लोग नाराज हैं, कीमतें बढ़ी हैं, तेल से लेकर हर चीज की, रोजमर्रा की जरूरतों की। बेरोजगारी चरम पर है, युवाओं में आक्रोश है। लेकिन उसका एक दूसरा पहलू भी है कि ऐसे लोगों की तादाद भी बहुत है जिन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे ऐसे लोग भी मिले जो बुग्गी पर जा रहे हैं, जो साइकिल पर जा रहे हैं, जो रिक्शे पर जा रहे हैं, जो गांव में छोटा मोटा काम करते हैं, टीचर हैं, गार्ड हैं, 8,000 की नौकरी कर रहा है। आप मेरे वीडियो में देखिएगा, एक ही दिन मैंने 3 वीडियो डाला था शायद। वो कहता है कि ये सब चीज है, मोदी जी ने देश को बर्बाद किया। ऐसे लोग भी मिले, देश को बर्बाद किया, कुछ नहीं किया 7 साल में, किसानों के लिए नहीं किया, बेरोजगारों के लिए नहीं किया, हम तो लूट गए, महंगाई ने हमें मार डाला, सब कुछ। योगी जी से भी भयंकर नाराज। अंत में कहता है लेकिन हम वोट तो योगी मोदी जी को देंगे। क्यों? 370 हटा, क्यों मंदिर बना? तो ऐसे कहने वाले लोग हैं। तो ये अभी 6 महीने में क्या होगा डिंपल, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। वक्त जैसे जैसे बढ़ेगा, भाषण शुरू होंगे, रैलियां होंगी, क्या कौन बयानबाजियां होगी, क्या गठबंधन होगा, उसके बाद आखिर आते आते चुनाव के वक्त में क्या माहौल होगा वो तय होगा, उससे पता चलेगा। लेकिन अभी मेरे वीडियो से हर तरह की तस्वीर डिंपल आपको दिख रही होगी। रतन शर्मा, क्या लग रहा है एसपी हरा सकती है क्या बीजेपी को? रतन, मेरे ख्याल से भविष्यवाणी करना मेरे लिए ठीक नहीं होगा, कौन किसको हरा पाएगा। मैंने मेरे ख्याल से इसके पहले जो जवाब दिया उसमें डिंपल के जवाब में आपका जवाब भी शामिल है, और उसी आधार पर आप अंदाजा लगा लीजिए। उसके बाद प्रदीप मीना, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, भारत पाकिस्तान, इन चीजों में देश विभाजित हो गया, अंधभक्तों को समझ नहीं आता, इन चीजों से रोटी कपड़ा मकान नहीं मिलेगा। प्रदीप जी आप सही कह रहे हैं, हालांकि अंधभक्त का इस्तेमाल मैं नहीं करता हूं, लेकिन कई बार ऐसे लोग मिलते खुद ही बोलते थे कि मैं अंधभक्त का भी बाप हूं और कट्टर से भी कट्टर हूं, खुद बोलते हैं। वो भी मेरे वीडियो में आपको मिलेगा। एक मेरे ख्याल से क्या नाम था जहां हम गए थे, जिन्होंने कहा था मैं कट्टर का भी बाप हूं, त्यागी जी नहीं थे, शर्मा जी खुद। तो तुम्हारी भी मेमोरी कमजोर है। ये बगल में बैठे हैं हमारे सहयोगी हैं उपेंद्र। खैर, इतनी जगह गए, इतने लोग मिले कि भूल भी जाते हैं, कंफ्यूज भी होते हैं। तो वो शर्मा जी मिले थे, तो उन्होंने कहा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे लोग हैं। जब ऐसे लोग हैं और उनके लिए ये जरूरी सवाल मायने नहीं रखते हैं, उनके घर में गैस 900 रुपए का सिलेंडर भरवाने में मशक्कत लगती हो और वो कहता है कि क्या जरूरी है गैस का, उपले पे क्यों नहीं बनाते हैं। ऐसा भी मिला एक शख्स मजदूरी करता हुआ, वो कह रहा है रिक्शे साइकिल से क्यों नहीं चलते, मोटरसाइकिल से क्यों जाते हैं, महंगाई है तो है, आप जाओ 5 किलोमीटर साइकिल से नहीं चलते। जब ऐसी स्थिति बना दी गई यहां पे, तो समझिए क्या होने वाला है। एक और बात, इन सब में मीडिया की, चैनल्स की बहुत बड़ी भूमिका है। और ऐसे लोग मिले जो चैनल्स का नाम भी बताते हैं कि कौन सा चैनल देखते हैं, मेरे वीडियो में आपको दिखेगा। उस चैनल को देख देख कर उन्होंने मोदी जी को देश समझा है। मोदी जी की सरकार का कवच बनना या सरकार के हर फैसले के साथ खड़े होना उन्हें देश हित में लगता है, राष्ट्रहित की बात लगती है कि मोदी जी के पक्ष में ही खड़े हो। बाकी ने सब ने देश को लूट लिया। ऐसा नैरेटिव, ऐसी सोच चैनल देखकर, व्हाट्सएप के जरिए और उनके भीतर जो हिंदुत्व के हेवी डोज का ऐसा इंजेक्शन पड़ चुका है कि उनके भीतर ये भावना बलवती है। ये भी कई वीडियो में दिखता है। और जब मैं बोल रहा हूं तो मैं जानता हूं बहुत लोग गाली दे रहे होंगे, कहेंगे हिंदुत्व विरोधी है, ये हिंदुओं का विरोधी है, ये तो अंजुम है, ये तो फला है, पता नहीं मुगल अंजुम, मुगल अजीत, मुगल अंजुम, इतने नाम मुझे रख दिए गए। कोई बात नहीं दोस्त, जिस दिन मुझे लगेगा 100 लोग हैं, 99 लोग गाली दे रहे हैं, तो भी मैं वही करूंगा। तो भी मुझे लगेगा कि नहीं, सांप्रदायिक राजनीति, हिंदू मुस्लिम को बांटने वाली राजनीति, एक धर्म को टारगेट करके सत्ता हासिल करने वाली राजनीति, कानपुर में किसी गरीब रिक्शे वाले को पीटते हुए श्री राम बुलवाने की राजनीति या रणनीति, या इंदौर में जो हुआ, या कल का एक वीडियो देख रहा हूं शायद मथुरा में कि किसी मुस्लिम ने अपनी दुकान, चाट दुकान थी शायद, श्रीनाथ रख लिया
उसको लफंगों ने, मैं उनको लफंगा कहूंगा, लफंगों ने तोड़फोड़ करके उस गरीब दुकान वाले को वहां से एक तरह से बेदखल करने की कोशिश की कि तुम श्रीनाथ क्यों रखते हो, तुम्हारा नाम अगर फला है, मुस्लिम नाम था। तो मैं आखिर तक इसकी आलोचना करूंगा। ये मेरा पत्रकारिता दायित्व भी है और इंसानियत के नाते भी मेरा दायित्व है, और मैं ऑन रिकॉर्ड करता हूं, इसकी कोई भी कीमत हो मैं चुकाने के लिए तैयार हूं। और मुझे कई बार आगाह करते हैं लोग कि आप अभी पश्चिमी यूपी में हैं, आप पूर्वी उत्तर प्रदेश में जाएंगे, बच के रहिए, खतरा है, हमले हो सकते हैं। और तो और कुछ लोग मेल में, ट्विटर पर, फेसबुक पर ये कमेंट में कहते हैं इसको आने दो, इसका इलाज करेंगे। कहां से आएगा पता करना, बताना। मेरे परिवार वाले, कुछ मित्र सुझाव देते हैं कि आप बच के जाइए, सतर्क रहिए। कुछ लोग कहते हैं कि आप जहां जाते हैं पता नहीं चलना चाहिए। और ये सच भी है कि मैं पहले से कोई ऐलान घोषणा नहीं करता हूं। मैं ये भी नहीं चाहता हूं बहुत प्रायोजित हो जाए। मैं अपने हिसाब से अचानक तय करता हूं। जैसे आज सुबह मैं कहीं जाने वाला था, किसी वजह से नहीं गया, तो आपके सामने मुखातिब हूं। कल सुबह कहीं जाने वाला हूं, किसी वजह से नहीं जाऊंगा, या कहां जाऊंगा मुझे नहीं पता, तो मैं इसकी कीमत जानता हूं। और जब आप भीड़ के विरुद्ध और एक जो भीड़ वाली मानसिकता के विरुद्ध खड़े हो, तो आपको उसके खतरे का पता होता है। या तो आप उस खतरे का सामना करने के लिए तैयार रहिए, या पीछे हट जाइए, उस धारा के साथ चलिए जिस धारा में फॉलोड बाय पीएम मोदी जी का तमगा है, जिस धारा में सत्ता का कृपा पात्र बने रहने का तमगा है, जिस धारा में आप सत्ताधीशों की गुड बुक में रह सकते हैं। वो धारा मुझे कभी पसंद नहीं थी। और मैं आज कह रहा हूं, आप में से जो लोग होंगे जिन्हें लगता होगा कि मैं बीजेपी विरोधी हूं, या मोदी जी का विरोधी हूं, या योगी जी का विरोधी हूं, 2014 के पहले जितने डिबेट मेरे थे खोलकर यूट्यूब पर बहुत सारे पड़े हैं, देख लीजिएगा, मेरे ट्वीट देख लीजिएगा। क्या मैंने कांग्रेस सरकारों की आलोचना नहीं की? 12, 13, 11, 14 जब करप्शन चरम पर था, 2G, 3G, CWG, सब घोटाले घपले, क्या उस दौर में मैंने सरकार की आलोचना में 3 साल में 300 बार लिखा बोला नहीं? अगर लिखा बोला तो तब उनकी सरकार थी और आज इनकी सरकार है। तो जिसकी सरकार होगी उसी की आलोचना होगी। दिक्कत क्या है कि वो लोग समर्थक, इस सत्ता के समर्थक चाहते हैं सरकार मोदी जी की, वादे मोदी जी के, देश को राम राज्य, प्रदेश को राम राज्य बनाने के दावे मोदी जी, योगी जी के, और सवाल पूछे नेहरू जी से। आज एक पोस्टर में देख रहा हूं, ICMR का शायद पोस्टर है, आजादी को लेकर, आजादी की वर्षगांठ है, क्या है, कोई महोत्सव है, उसमें नेहरू की तस्वीर नहीं है, उसमें गांधी हैं, पटेल हैं, मेरे ख्याल से एक दो लोगों ने, मुझे याद नहीं, लेकिन सबसे दिलचस्प सावरकर है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय को भी डाल देते। इनका जोर चले तो मोदी जी भी आ जाए उसमें। नेहरू को कैसे मिटा सकते हो आप? जो शख्स आजादी के पहले 9.5 साल जेल में रहा हो, 17 साल तक देश को दिशा दी हो, आज जो एम्स, IIM, IIT, सिंदरी कारखाना, बरौनी कारखाना, देश के अलग अलग हिस्सों में इतने बड़े बड़े इस्पात के उद्योग, जिसने वो सपना देखा था, जिसने एक सुंदर भारत का सपना देखा था जिसमें हिंदू मुसलमान ना हो, उस शख्स को आप मिटाना चाहते हो तो कोशिशें करते रहो, आसान नहीं है। खैर, मुझे लगता है एक आदमी का सवाल बहुत देर टंगा रह गया। हाउ डिफरेंट इज यूपी वोटर्स फ्रॉम बंगाल वोटर्स? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। देखिए, यूपी में मुझे लगता है जात पात ज्यादा है, बिहार में भी है, हिंदी हार्टलैंड में होता है, इस आधार पर बहुत चीजें तय होती है। बंगाल में मुझे कम दिखा, मुझे नहीं पता चला, मुझे वहां सजग लोग ज्यादा थे, और उस सजगता के कई पहलू था, और उसमें खास तौर से महिलाएं। बंगाल में 49 से 50% विमेन वोटर है। महिलाएं बहुत सतर्क और सजग थीं, और मेरे वीडियो में आप लगातार विमेन को देखते होंगे, उसी के आधार पर मुझे लग रहा था कि यहाँ क्या हो सकता है। तो एक बुनियादी फर्क है, थोड़ा इंटेलेक्चुअल क्लास भी है, और सबसे बड़ी बात, बंगाल का आप इतिहास भी देखेंगे, उस आंदोलन का बंगाल का इतिहास तो थोड़ा डिफरेंट है, और यहाँ थोड़ा डिफरेंट है। इसमें जातीय समीकरण यूपी बिहार में, हिंदी इलाके में, हिंदी पट्टी में बहुत है। उस समीकरण का असर वोटर से लेकर जनता तक सब पर पड़ता। कुछ दिक्कत है तो मुझे बताइए, कोई दिक्कत है? कोई बात नहीं। तो आप में से कोई बता सकते हैं क्या फेसबुक पे लाइव आ रहा है?
मुझे बता दीजिए अगर लाइव आ रहा है तो ठीक है। चलिए, तो ये है। उसके बाद प्रदीप मीना, आपका सवाल मैं ले चुका हूं। और हाँ, किसी ने लिखा है लोकेश यादव, क्या लगता है अब की बार मुसलमान बहुत शांत हैं, बहकावे में नहीं आएंगे? देखिए लोकेश, मैं किसी भी समुदाय के बारे में ये गारंटी मैं कैसे कह सकता हूँ? शांत है का क्या मतलब है? शांत तो ये है कि जब एक माहौल ऐसा हो कि एक रिक्शे वाला की भी पिटाई हो जाती हो, एक चूड़ी वाला भी पिट जाता हो, डॉक्टर कफील खान पर एनएसए लगाकर 8 महीने तक जेल में डाल दिया जाता हो, उन्हें जमानत न होने दिया जाता हो, ऐसे लोग जो सरकार की मुखालफत करते हो, 2 लड़कियां, नताशा ग्रेवाल और दूसरी लड़की का नाम अभी भूल रहा हूं, शायद देवांगना कलिता, ऐसी लड़कियां महीनों तक जेल में रह जाती हूं। एक स्टेन स्वामी पार्किंसन के मरीज होकर शिपर की मांग करते हुए आखिर में 80 साल प्लस के एक बुजुर्ग की मौत हो जाती हो, जमानत न मिलती हो। पढ़े लिखे बहुत सारे इंटेलेक्चुअल जेलों में बंद हो। तो इस दौर में लोग डरते हैं, किसी भी पत्रकार के खिलाफ कहीं भी मुकदमा हो सकता है। यूपी में अभी अमिताभ ठाकुर जो पूर्व आईपीएस हैं, घसीट के ले जाया गया। उनका क्या अपराध है? इतने बड़े डॉन थे कि 25 पुलिस वाले घसीटते हुए ऑलमोस्ट उनको ले गए। तो जब सत्ता की आलोचना करने के खतरे हो, तो उस खतरे में कोई भी आदमी डरेगा। और ऊपर से अगर एक धर्म विशेष हो, जैसे तुरंत तालिबान का समर्थक बता दिया जाए, तुरंत देशद्रोही बता दिया जाए, तुरंत पाकिस्तान परस्त बता दिया जाए, तो वो डरेगा, सचेत रहेगा, दिख सकता है। बाकी सबको फैसला चुनावी करना है, वो चुनाव के वक्त पता चलेगा। पवन कुमार करें किसान आंदोलन का क्या आपने कहा? चलिए अरशद उस्मान करें। मेरा सवाल आपने नहीं लिया अरशद, कुछ सवाल छूट रहे होंगे अरशद, तो आप दोबारा करिएगा। फिलहाल मैंने ये सामने होने डाला है, मैं कोशिश करूंगा कि सबके सवाल लूं, लेकिन बहुत सवाल आ रहे होंगे। क्लेवर अड्डा, इस गंदी दुनिया में पॉजिटिव और ईमानदार कैसे रहे, आपका लाइफ गोल क्या है? मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं ही पॉजिटिव हूं या ईमानदार हूं। एब्सोल्यूट ऑनेस्टी की गारंटी कौन लेगा? सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र थे। और रही बात पॉजिटिविटी की, तो जिसे आप पॉजिटिविटी कहते हैं आज की तारीख में उसे नेगेटिविटी कहा जाता है। हम जैसे लोगों को नेगेटिव कहा जाता है। पॉजिटिव गैंग में कहता हूं जो लोग पॉजिटिव होते हैं, जिन्हें सत्ता के पक्ष में देखना, अच्छी अच्छी बातें देखना, गंगा के किनारे लाशें बह रही हों या दफन की जा रही हों उसे न देखना, और उसके बाद ऑक्सीजन की कमी से लोग मारे जाएं, सरकार झूठे दावे और बयान दे तो भी कहना कि नहीं नहीं हवा में पर्याप्त ऑक्सीजन है, लेने वाले ने ऑक्सीजन नहीं लिया, उसमें ऑक्सीजन का क्या कसूर? तो ऐसी सोच को पॉजिटिव कहा जाता है। मैं मानता हूं हम जैसे लोग आज की तारीख में नेगेटिव हैं, लेकिन आपने हमें पॉजिटिव माना तो इसलिए शुक्रिया। लाइफ का गोल कुछ नहीं है, लाइफ का गोल यही है कि सच जो मुझे लगे, सही जो मुझे लगे, जनता की आवाज जो बेआवाज होकर जिनकी आवाज दबती हो, वो लोग हाशिए पर पड़े हुए लोग जिनकी आवाज को स्पेस न मिले, वो तबका, वो समाज, वो समुदाय जिसे निशाना बना जाए, जिसे सत्ता से जुड़े लोग जिसे हाशिए पर डालने की कोशिश करें, उनकी आवाज बनिए, उनकी आवाज पहुंचाइए। मुझे लगता है आज की तारीख में मेरा गोल यही है। और एक पत्रकार का जो धर्म होता है आलोचना के स्पेस में लगातार वही है, वही कोशिश करूंगा। सुरेश कुमार पारित, क्या हमारे देश में चुनाव का मुद्दा हिंदू मुस्लिम रह गया? शिक्षा, स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था की कोई जगह नहीं। सुरेश, मुझे लगता है जगह है और ये वोटर को तय करना चाहिए, लेकिन हाँ कोशिश जरूर होती है कि कोर इशू पीछे छूट जाए और हिंदू मुस्लिम आगे आ जाए, और आखिर धर्म के सवाल पर, वो कहते हैं धर्म अफीम की तरह उसका इस्तेमाल हो, और उसके बाद उसके आधार पर लोग का मति भ्रम के शिकार हो या लोग हाईली पोलराइज्ड हो और उसके हिसाब से वोट दें। ये सरकार की कोशिश होती है, सत्ता और सरकार की, पार्टियों की, तो वो होता है। सुरेश कुमार आपका ले लिया मैंने। उसके बाद किसी ने, पवन कुमार ने कहा है किसान आंदोलन का क्या असर दिखेगा? पवन, मेरे हिसाब से तो किसान आंदोलन का असर दिखेगा पश्चिमी यूपी में जरूर। बाकी अभी 6 महीने हैं, देखिए, लेकिन असर दिखेगा। हरियाणा में अभी चुनाव नहीं है, हरियाणा में तो जबरदस्त असर है। पंजाब में भी दिखेगा, लेकिन पंजाब में उस असर का शिकार बीजेपी नहीं होगी, क्योंकि बीजेपी ऐसे ही अभी पंजाब में कहीं उस स्थिति में नहीं है, लेकिन असर दिखेगा। कुछ लोग इसमें सुपर चैट में कुछ सहयोग कर रहे हैं, उन सब लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। पवन कोटक, बहुत शुक्रिया पवन जी, आपका मेल भी कई बार आता है, मेल मैं देखता हूं पवन, और आपने कई बार बहुत अच्छा सुझाव भी दिया है, और थैंक यू आपको। उपेंद्र प्रताप, करण सिंह और गौरव शर्मा की पिटअप, पवन कोटक ने लिखा है। पवन जी बहुत शुक्रिया आपका।
तो वो सब लोग जो कुछ सहयोग कर रहे हैं उन्हें भी शुक्रिया। रुकेगा, मुझे चूंकि आपके जवाब सवाल या जो भी कमेंट है बहुत तेजी से आ रहे हैं, इसलिए मुझे देखना पड़ेगा। 1 मिनट। हाँ, किसी ने लिखा है, आप देखिए, रिजवान कासमी, आपने यूपी में सर्वे किया है एआईएम के बारे में, मुसलमानों का क्या रुझान है। देखिए, मैं फिर इस पर अपनी राय नहीं दूंगा, मेरी राय मायने नहीं रखती, मायने रखती है कि मुस्लिम क्या सोचते हैं, और वो वीडियो में दिखता है। आप वीडियो में देखेंगे आपको पता चलेगा। लेकिन अभी 6 महीने, बहुत कुछ वक्त आएगा दिखेगा। लेकिन हाँ, ज्यादातर मुस्लिम को लगता है कि उनका वो सियासी वजूद जिन इलाकों में नहीं है वहां वो 100 बार सोचेंगे, ऐसा उनकी बात से लगता है। वो खुद कहते हैं, ये भी मेरे बयान नहीं है। इतने पे भी कोई एमआईएम समर्थक नाराज होकर मुझे गाली देना शुरू कर सकते हैं। तो दोस्त, ओवैसी साहब का भी इंटरव्यू मैंने किया है, शायद 2 या 3 बार या 4 बार किया है, मुझे व्यक्तिगत तौर पर जानते हैं। मेरा काम है जो जनता बोल रही हो आपको पहुंचा रहा हूं। अगर आपको अपच लग रहा है, बदहजमी हो रही है, तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। बहरहाल, रोशन नारायण, रोशन जी हमारे पुराने जानकार हैं सोशल मीडिया के जरिए, अगर वही हैं तो बिहार के शिक्षक हैं शायद। कॉमन बात जरूर है, वो है तालिबान वर्सेस हिंदुत्व आतंकवाद, बहुतों ने हिंदू आतंक तक लिखा है। अब देखिए, फिर ये लफड़े वाले विषय पे मैं नहीं जाऊंगा, हिंदू आतंकवाद और ये लिखा क्या लिखा। आप दिग्विजय सिंह की बात कर रहे हैं भाई, फिर तो आरके सिंह जो केंद्र में मंत्री हैं, 2 बार बीजेपी के सांसद रहे, गृह सचिव थे जब ये सब हिंदू आतंकवाद और ये सब के नारे लगे और ये फाइलें चली और बयानबाजियां हुई। पूछिए आरके सिंह से, कान पकड़ के आरके सिंह को बाहर निकालना चाहिए, उसी सरकार में होम सेक्रेटरी थे। दूसरी बात, उस शब्द पर कि हिंदू आतंकवाद और फला आतंकवाद मैं जाता ही नहीं, लेकिन कट्टरता अगर है तो उस कट्टरता की आलोचना करनी चाहिए, और वो कोई भी धर्म विशेष हो। उसके बाद आपको रवीश कुमार की जर्नलिज्म कैसी? बहुत अच्छी लगती है, कहने की कोई बात नहीं। रवीश मेरे अच्छे मित्र हैं, करीबी हैं, हम लोग आसपास कहीं रहते भी हैं, और मैं उनको आज से नहीं 20 सालों से जानता हूं, और उनकी रिपोर्ट में देखता पढ़ता रहा हूं, तो उसमें कोई कहने की बात नहीं। और जमीनी रिपोर्टर रहे और रिपोर्टिंग करते हुए यहां तक पहुंचे हैं। ये अलग बात है कि उन्हें भी ट्रोल्स का बहुत सामना करना पड़ता है, उन्हें बहुत मुखालफत झेलनी पड़ती है, गालियां सुननी पड़ती है, और इसकी कीमत वो चुका कर भी बुलंदी से अपनी आवाज कहते हैं, अपनी बात कहते हैं। दिक्कत क्या है कि 90% मीडिया, नेशनल चैनल और बड़े अखबार एक तरफ हैं, कोई दिक्कत नहीं, उसमें एजेंडा नहीं लगता, उसमें बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अगर कोई रवीश कुमार या कोई अजीत अंजुम अगर आलोचना वाले स्पेस में सरकार की आलोचना करता है या ऐसे लोगों की वॉइस बनता है, तो दिक्कत है कि एजेंडा चला रहे। वो ये नहीं कहेंगे कि अर्नब गोस्वामी एजेंडा चला रहे हैं, सुधीर चौधरी एजेंडा चला रहे हैं, ये दर्जनों एंकर, नामचीन चेहरे चैनल एजेंडा दिन रात चला रहे हैं, जो डुगडुगी बजा रहे हैं सरकार की, जो दरअसल सीधे सीधे चापलूसी कर रहे हैं, उसमें उनको कोई एजेंडा नहीं है। लेकिन अगर हम गांव में 10 लोग ऐसे हैं जो आलोचना कर रहे हैं सरकार की, चाहे किसान हो, चाहे बेरोजगार हो, चाहे युवा हो, चाहे गरीब हो, तो लगता है एजेंडा चला रहे हैं। अरे वाह, मतलब एक तरफा सरकार के लिए लेटते हुए, जमीन पर रेंगते हुए पत्रकारिता कर रहे हैं, तो आपको अच्छा लग रहा है क्योंकि मोदी जी के शान में है। आपको सिर्फ कसीदे वाले लोग चाहिए। तो मैं ऐसे लोगों को कहता हूं, माफ करिए दोस्त, क्यों आते हो इस मेरे YouTube चैनल पर, क्यों वक्त बर्बाद करते हो? जाओ आप चैनल देखो, चौधरी जी, गोस्वामी जी, फला जी, ढिमाका जी, नाम मैं 2 ही के लेता हूं। जिस देश में जेल रिटर्न शख्स, 1 महीने तक जेल में रहा शख्स, वसूली के आरोप में सीधे सीधे सबूतों के बिना पर जेल गया शख्स, वो राष्ट्रवादी पत्रकार बनकर सत्ता का प्रिय बन सकता है, और उसके बाद दूसरों को नसीहत देता हुआ 7 साल तक सत्ता का खासम खास बन सकता है। उस देश में उन जैसी पत्रकारिता को पसंद करने वाले लोग मुझे नापसंद करें तो मेरे लिए तमगे की तरह है, और मैं उसी तमगा को कबूल करूंगा। समझ गए? तो चिंता मत करिए। आपको दिक्कत जिनको है मेरे वीडियो से, मेरे स्टाइल से, मेरी आलोचना के अधिकार से दूर रहिए। क्यों वक्त बर्बाद करते हैं? बाकी कमेंट करते रहिए, अच्छा है, इससे व्यूअरशिप बढ़ती है, आप भी देखते हैं। आपको बदहजमी होती है, आपको लगता है मुझे कोई दिक्कत नहीं है। क्या किसी शौचालय में उपली के अभाव में पानी देखने को मिला? ये समझ में नहीं आया मुझे, आप क्या कर रहे हो। उसके बाद फिर एक सवाल है, चेतन कुमार। चेतन, बहुत अच्छा। चेतन, कैसे हो बच्चे? देखिए, ये लड़का आया चेतन, और मेरे ख्याल से 16-17 साल इसकी उम्र है।
1 साल पहले इससे संपर्क हुआ था, समस्तीपुर का रहने वाला है, शायद उस समय 11th में था, अभी ऑनलाइन में 1 साल हो सकता है बड़ा होगा। और उससे मैंने एक बार लाइव चैट भी किया था, वो वीडियो मेरे प्लेटफॉर्म पे होगा। और ऐसे रोज सवाल पूछता था चेतन, और बहुत कई बार ऐसे गंभीर सवाल पूछता था मेरे लाइव शो के दौरान। इसलिए मुझे ये लड़का बहुत पसंद है। अभी एडल्ट हुआ नहीं होगा, जो भारत में एडल्ट होने की, वयस्क होने की जो म्याद है, उम्र है 18 साल। तो चेतन बहुत अच्छा लगा। और लोगों को वर्तमान सरकार के कौन से लोगों ने सराहा है वर्तमान में, आपको यूपी में विपक्ष जमीन पर कितना मजबूत दिख रहा है। देखिए चेतन, मैं फिर विपक्ष अभी बिखरा हुआ है। बिखरा हुआ इसलिए कि एक तरफ सपा है, एक तरफ बसपा है, एक तरफ कांग्रेस है, और एक तरफ मजबूत किलेबंदी के साथ बीजेपी है। तो वन वर्सेस अदर्स है। अदर्स में कई हैं, छोटे भी हैं। आम आदमी पार्टी भी इस बार आजमाने आ रही है अपनी किस्मत, ओवैसी भी है। तो इसलिए अभी कह सकते हैं बीजेपी के सामने कई गुट जब होते हैं, कई दल होते हैं, तो वो मजबूती नहीं दिखती है। लेकिन अभी 6 महीने किसका क्या गठबंधन होगा, लोगों में आक्रोश जरूर है, तो वक्त लगेगा, देखते हैं। अभी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन मैं दोनों चीजें देख रहा हूं, गुस्सा भी, आक्रोश भी, और जबरदस्त समर्थन भी, ये भी मैं कहूंगा। और वो समर्थन इसलिए कि उनके लिए सरकार की तमाम नाकामियां कोई मायने नहीं रखती। जब ऐसे समर्थक हो जाए तो ऊपर वाले, जैसे मोदी का खुद का एक भाषण था, पीएम मोदी का, मुझे अगर याद है, ये भाषण उन्होंने दिया था दिल्ली चुनाव के पहले रामलीला मैदान में, कि मैं नसीब वाला हूं, पेट्रोल की कीमतों का जिक्र करते हुए। तो वाकई पीएम मोदी नसीब वाले हैं कि उन्हें ऐसे कट्टर समर्थक मिले हैं जो कह रहे हैं 200 रुपए भी डीजल देंगे, 300 रुपए भी सरसों तेल देंगे, तो भी हमें मोदी जी ही कबूल है। तो अपना अपना नसीब है। अब उसके बाद आने वाले वक्त में क्या होगा, मैंने बार बार कहा, कुछ दिन बाद देखिएगा। बघेल साहब, संजीत कुमार बघेल, डिड यू एंजॉय बफेलो कार? हाँ बिल्कुल, बहुत मुझे मजा आया भैंसा गाड़ी, और इस पर मैं पहली बार चढ़ा, और पहली बार चढ़ा तो 3-4 बार चढ़ा, क्योंकि गांव में इसी का इस्तेमाल होता है। तो ऑब्वियसली ये सब एक तजुर्बा होता है, एक अनुभव होता है। घोड़ा गाड़ी, भैंसा, घोड़ा गाड़ी पर तो हम लोग बिहार में टमटम बोलते हैं, तांगा ऐसे कहिए, लेकिन अच्छा लगा। मोहम्मद बिलाल, न्यूज का क्या काम होना चाहिए? न्यूज का काम होना चाहिए जो जैसा दिखे वो दिखाइए, जनता की आवाज बनिए। और मैंने पहले कहा, हाशिए पर कमजोर लोग, ऐसे लोग जिनकी आवाज नहीं सुनी जा रही है, दबाई जा रही है, उनकी आवाज बनिए, बजाय इसके कि सत्ता की आवाज बनिए और सत्ता की डुगडुगी बजाइए, या सत्ता की तरफ से मुनादी करिए, या सत्ता का नैरेटिव इंजेक्ट करने की कोशिश करिए। वो तो कम से कम न्यूज भी नहीं है, पत्रकारिता भी नहीं है। स्वराज चक्रवर्ती साहब, बहुत शुक्रिया, सवाल पूछा। अभी तो मैंने आपका कमेंट पढ़ा ही। आप पूछ रहे हैं कि क्या मैंने आपका कमेंट, डू यू रीड माय कमेंट्स? तो मैंने पढ़ा, लेकिन किस कमेंट को का जिक्र कर रहे हैं वो अगर आप आगे बताएं तो समझने में आसानी होगी। विक्रम सिंह, निजीकरण करने के पीछे मोदी सरकार की क्या मंशा है? मोदी सरकार की मंशा ये है, अभी तो कहा ही है कि 6 लाख करोड़ जुटाने हैं, और सरकार का आर्थिक मोर्चे पर सरकार कितनी कमजोर हो चुकी है बीते 4-5 सालों में, आपको पता होगा। तो जाहिर है, जब तंग हाल सरकार खजाना भरने के लिए ये सारे वो रास्ते का इख्तियार कर रही है, जिसकी मुखालफत आज अगर कोई दूसरी सरकार होती तो यही सरकार उसकी मुखालफत करती, और उसको नाम दे रही है मोनेटाइजेशन स्कीम। तो आप समझ सकते हैं। यादव सौरभ क्रिएशन, गांव-गांव जा रहे हैं, पांव-पांव जा रहे हैं। क्या लगता है यूपी में बीजेपी को कड़ी टक्कर कौन पार्टी दे सकती है? ये मैं अभी भविष्यवाणी नहीं कर पाऊंगा कौन पार्टी दे सकती है, क्योंकि चुनाव के पहले जरूर कुछ न कुछ गठबंधन होगा। आपने देखा 2017 के चुनाव में कांग्रेस सपा साथ लड़ी, हालांकि पूरी तरह नाकाम रही। ऐसी नाकाम रही कि 403 सीटों वाली विधानसभा में 47 सीट समाजवादी पार्टी, 7 सीट कांग्रेस, 7 सीट 403 में, 47 सीट 403 में। उस पार्टी को जिसको 225 सीटें थी, 5 साल जिसने राज किया यूपी पर, 12 से 17, अखिलेश यादव की पार्टी, तो कहां चौथाई से नीचे, 1/5 दरअसल जितना था। कांग्रेस तो सिंगल डिजिट, बीजेपी 325, बीजेपी मतलब एनडीए, बीजेपी को अकेले 312 अगर मुझे सही याद है। तो अभी गठबंधन, उसके बाद 2017 का मैंने बताया, 19 में फिर लोकसभा में बीएसपी और एसपी साथ लड़े। उन दोनों का वोट शेयर लगभग 42 से 43% होता है, लेकिन वैसी कामयाबी नहीं मिली। 10 सीटें बीएसपी को जरूर मिली, समाजवादी पार्टी को
सिर्फ परिवार के लोग जीते, उसमें भी धर्मेंद्र यादव हार गए। तो इस बार फिर क्या होगा, किसका किसका गठबंधन होगा? एक आकलन है कि आरएलडी और समाजवादी पार्टी साथ आ सकती है, और क्या होता है आने वाले वक्त में पता चलेगा। एक किसी ने लिखा है आप एक बार मैनपुरी भी आए। यतेंद्र मैनपुरी जरूर आएंगे, और आप यतेंद्र मुझे मेल करिए ajitanjum2022@gmail.com। मैं एक बार फिर से वो मेल यहां लगा रहा हूं ताकि जिन लोगों ने नहीं देखा वो इस मेल को नोट करें। इस पर यतेंद्र आप भी मेल करिएगा, अपने इलाके के बारे में बताइए, कोई खासियत है, कोई समस्या है वो बताइए, ताकि और अपने नंबर जरूर लिखिए, पता और नंबर। और मैं जब मैनपुरी आऊंगा तो जरूर आऊंगा। और मैनपुरी बहुत खास है, मुलायम सिंह यादव वहां से चुनाव लड़े जीते, मैनपुरी का बहुत पुराना इतिहास है। तो मैनपुरी के बगैर कैसे बात होगी? तो मैनपुरी आएंगे और आपसे संपर्क करेंगे। खुशी दुबे प्रताड़ना पर बोलिए, किसी ने लिखा है। कुलदीप सिंह, यदि पॉलिटिक्स में आने के लिए कम से कम पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम क्वालिफाई करना अनिवार्य हो जाए। सही आप कह रहे हैं कुलदीप, लेकिन मैं ये भी कहूंगा साथ में कि इस देश में और दुनिया में कई ऐसे पॉलिटिशियन हुए हैं जो कम पढ़े होने के बावजूद उन्होंने शानदार काम किए। अगर मुझे ठीक से याद है तो अमेरिका के 300 साल के इतिहास में 8 ऐसे प्रेसिडेंट हुए हैं जो 12th पास भी नहीं थे। और अगर मुझे ठीक से याद है तो के कामराज की भी बहुत कम पढ़ाई हुई थी, और ऐसे लोग इस देश में भी बहुत हुए। तो इसलिए पढ़ाई के साथ तजुर्बा और आपके अगर विचार हैं, दूरदृष्टि है, तो आप बेहतर कर सकते हैं। कई ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छी पढ़ाई के बाद भी डिजास्टर होते हैं, इसकी भी मिसालें। फिर भी पढ़ाई होनी चाहिए, उसमें कोई शक नहीं, उससे एक्सपोजर होता है और उसके लिए एक जो ओपन डोर होना चाहिए ना। आज की तारीख में क्या होता है, किसी परिवार के, किसी आपके बाप दादा अगर राजनीति में है, राज्यसभा में है, लोकसभा में, आपको आसानी से टिकट मिलता है, जाके लड़ जाते हैं, जीत भी जाते हैं, आप लोग जिता भी देते हैं, तो उनके लिए आसान एंट्री होती है। मोहम्मद एजाज आलम, प्लीज सर टेल मी आई कैन ज्वाइन यू। अब ये समझा नहीं कहाँ ज्वाइन करोगे, यहाँ ज्वाइन कर लिया अगर यहाँ की बात कर रहे हो तो। जय जवान जय हिंद। मोदी योगी के सामने कौन नेता नजर आता है जो मजबूती के साथ टक्कर दे? पहले तो ये, फिर मैं, ये राजनीतिक सवाल है, अब ये कौन नेता और उसमें क्या खासियत, इसके डिटेल में जाऊंगा नहीं। सेकंड पार्ट बात बहुत इंपॉर्टेंट, देश हित में इनसे बढ़िया काम करें। सबसे नैरेटिव जो इस देश में यही गढ़ा जा रहा है जैसे देश हित में 2014 से पहले कोई काम ही नहीं हुआ। योगी जी और मोदी जी जब तक नहीं आए तब तक देश हित और प्रदेश हित था ही नहीं। यही तो प्रॉब्लम है। क्या 70-75 साल में कोई देश प्रेमी नहीं था? क्या किसी ने देश हित में नहीं काम किया? 17 साल में नेहरू ने इतनी संस्थाएं बना दी, आज उसी को बेच रहे हैं। ये सही कर रहे हैं कांग्रेस वाले कि नेहरू ने बनाया, मोदी बेच रहे हैं। 6 लाख करोड़ की जो वसूली हो रही है उसमें बहुत कुछ बनाया हुआ है नेहरू का। कल को आप बेच लीजिएगा 10 और फैक्ट्री प्लांट, वो जमीनें, वो बिल्डिंग, वो इमारतें। तो देश हित क्या होता है? आप पाकिस्तान की बात करोगे, आप राष्ट्र प्रेम की बात करोगे। मैं तो कहता हूं पाकिस्तान को 2 टुकड़े किसने किए? 71 की लड़ाई में इसी सेना ने हराया। तब तो राफेल नहीं था, तब ये जो सो कॉल्ड कहते इतने हथियार मोदी जी ने खरीदे, पहले जैसे सेना लाठी डंडे से लड़ रही थी। तो ये देश हित को आप अगर ये मानते हैं कि मोदी हित देश हित है और मोदी ही देश है और मोदी ही देश प्रेमी है, तो ये एक सोच गलत सोच है और ये खतरनाक सोच है। इस देश का हर नागरिक देश से प्रेम करता है। उसकी राजनीति से सहमत असहमत हो सकते हैं, उसके फैसले सही गलत हो सकते हैं, उसके देश प्रेम पर कोई सवाल नहीं उठ सकता। मेरा बार बार ये कहना, कई लोग मैं देख रहा हूं, ट्रेडिंग विजार्ड, बहुत शुक्रिया आपका, सुपर स्टिकर के जरिए 1000 रुपए इन्होंने भेजे हैं। मिलन समादार, व्हाट इज द यूपी इलेक्शन लुकिंग लाइक, कैन अखिलेश सरप्राइज लाइक ममता? हाँ, और अमिताभ ठाकुर के बारे में भी सवाल इन्होंने पूछा। अब ये मुझे अभी आता नहीं है कि आपके सवाल को ऑन एयर कैसे डालूं, तो माफ करिएगा, मुझे थोड़ा सा टेक्निकल ये समझना पड़ेगा कि जो ऐसे सुपर चैट के जरिए सवाल आते हैं उसको ऑन एयर कैसे डालूं। लेकिन मुझे लगता है शायद आप तक मेरी आवाज पहुंच गई होगी। आपने एक सवाल पूछा कि अखिलेश ममता की तरह सरप्राइज कर सकते हैं। ये अभी भविष्य के गर्भ में है, लेकिन ममता और अखिलेश की ताकत, दोनों के कैडर, दोनों के कन्विक्शन और दोनों की फाइटिंग स्पिरिट में थोड़ा फर्क है। ममता बनर्जी 10 साल से सत्ता में थी, जब चुनाव लड़ रही थी तब भी सत्ता में थी, और उनका कैडर जो है, बंगाल की राजनीति डिफरेंट है, वो कैडर डिफरेंट था और बहुत फाइटर है।
अखिलेश यादव 5 साल से सत्ता से बाहर हैं, 4.5 साल से। यहाँ की राजनीति अलग है। इनके सामने दो और दल हैं, बीएसपी है, 20-22% के आसपास बीएसपी का भी वोट है, कांग्रेस भी है। ममता बनर्जी विपक्ष की एकमात्र मजबूत लीडर थी, विपक्ष माफ करें बीजेपी के बरक्स, और कांग्रेस की कोई हैसियत नहीं थी, देखा आपने चुनाव में। लेफ्ट की कोई हैसियत नहीं रही, देखा आपने चुनाव में। तो दोनों की स्थितियां थोड़ी फर्क है, लेकिन अब आने वाले वक्त में देखा जाएगा कि अखिलेश भी किसके साथ गठबंधन करते हैं। अकेले अपने दम पर अखिलेश यादव की पार्टी कुछ नहीं कर पाएगी, कुछ नहीं मतलब सत्ता हस्तांतरित करना या सत्ता से बीजेपी को बेदखल करना नामुमकिन है, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं। अब उसके बाद किसके क्या क्योंकि एक तरफ 45-47% वोट, एक तरफ 20-22% वोट को घसीट कर 12-15% बढ़ाना और उनके 15% कम करना बहुत टफ टास्क है। तो इसलिए बहुत आसान नहीं है, मुमकिन नहीं है आज की तारीख में, उसकी कोई वजह नजर नहीं आती। और ये नहीं उन्हें आती होगी, उन्हें भी तभी 2017 और 19 में एक बार कांग्रेस के साथ, एक बार सपा के साथ गठबंधन हुआ और उसके नतीजे बेहतर आए। नंबर्स में हालांकि कामयाबी नहीं हुई, लेकिन बेहतर आए। कई लोग लगातार मैं देख रहा हूं ये सुपर चैट के जरिए कुछ सहयोग राशि भेज रहे हैं। शिशिर जैन साहब, डू यू वॉच वेब सीरीज? जैन साहब, मैं वेब सीरीज कभी कभी मौका मिलता है तो देखता हूं, लेकिन कभी मौका मिलता है। अभी तो 1 महीने से यूपी में दर दर की ठोकरें खाता हुआ सड़क पर घूम रहा हूं, तो इसमें मौका नहीं मिलता है। लेकिन हाँ, मैंने वेब सीरीज देखा है नेटफ्लिक्स पर, मनोज वाजपेयी का फैमिली मैन, शायद पार्ट 2 भी है अमेजन प्राइम पे, जो भी है वो भूल गया मैं, जो भी ओटीटी है। और महारानी देखा है शायद, किस पे था बताओ तुमने? हाँ, ऐसे कुछ कुछ देखता हूँ, बाकी मुझे याद नहीं है। सोनी लिप पे होगा, हाँ कुछ कुछ मैंने देखे हैं, कुछ हमारे फ्रेंड्स भी बनाते हैं इसलिए भी देखा है मैंने। और कुछ कमेंट आ रहे हैं, एक सेकेंड। हाँ, एक सही आपने कहा सोनू कुरैशी, हरियाणा में किसानों को लहूलुहान कर दिया खट्टर सरकार ने। चैनलों पर आज भी डिबेट तालिबान पर हो रही है, ये बात सही कह रहे हैं आप सोनू। वो तस्वीर बहुत चिंताजनक है कि हरियाणा में एक अधिकारी न सिर्फ मारने पीटने का क्या कहें, सीधे खुली छूट देता है पुलिस वालों को, बल्कि ये कहता है मैं ड्यूटी मजिस्ट्रेट हूं, जमकर लाठी डंडे बरसाओ, कि कोई इधर से ऐसे बच के नहीं जाने चाहिए। और उनके वीडियो वायरल हो रहे हैं। हालांकि मैं ऑडियो सुन नहीं पाया, जब ये लाइव कर रहा था तभी किसी ने ट्विटर पर वीडियो डाला था, मेरी नजर गई, और वो अधिकारी खुलेआम डंके की चोट पर ऐसा कर रहा है, और किसान पीटते हुए लहूलुहान किसान, उसकी तस्वीर है। एक और वीडियो देखा कि एक किसान जो शायद उम्र दराज लग रहे हैं, उनको 8-10 लोग घेर के लाठियां बरसा रहे हैं। तो ये खट्टर के राज में हो रहा है, बीजेपी की सरकार है। मोदी जी किसानों को लेकर इतनी चिंता व्यक्त करते हैं, संसद से लेकर लाल किले तक, और वहां किसानों की पिटाई करता हुआ पुलिस अधिकारी या आईएएस अधिकारी या जिले का अधिकारी अगर 8 घंटे 6 घंटे के अंदर उन सबको सस्पेंड नहीं किया जाता है, तो समझा जाए कि ऊपर के निर्देश पे हो रहा है। और हरियाणा में होता रहा है। हरियाणा की सरकार समझती है कि वो जिस पर चाहे लाठी डंडे बरसा सकती है। तो ये बहुत चिंताजनक है। लेकिन इस सरकार को लगता है कि क्या फर्क पड़ता है, हिंदुत्व का हेवी डोज इन सब पर भारी पड़ेगा। रेहान, राजनीति में कोई पार्टी नेता के धर्म को लाती है, एक ऐसा कानून बनना चाहिए जिस पर उस नेता पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। सही कह रहे हैं आप, लेकिन चाहिए में आजकल बहुत सारी चीजें नहीं हो रही है। निजाम खान तिवारी, नहीं क्या नाम है भाई, निजम खान तिवारी, सही पढ़ रहा हूं? आप बेबाकी से आवाज उठाना सरकार को डराने की, सरकार डराने की कोशिश करेगी, सरकार डराने की कोशिश करेगी, अभी तक की नहीं है। एफआईआर हो सकता है अगले 6 महीने में, मैं आज फिर बोल दे रहा हूं, हो सकता है अगले 6 महीने में रिपोर्टिंग के दौरान कोई खामी खोजकर, कोई चूक खोजकर, कोई बहाना खोजकर किसी जिले में एफआईआर हो जाए, गोरखपुर में, श्रावस्ती में, बस्ती में, गोंडा में, अयोध्या में, फैजाबाद में, कहीं भी, कानपुर में, और कोशिश होगी कि भाई इनको परेशान करो। तो आप लोग के भरोसे में हूं, देख लीजिएगा आप लोग। और अगर मैं तो घर में बोलता हूं कि हो सकता है 2 महीने 4 महीने जेल में भी रहना पड़े, मेरी दुआ यही है, और उम्मीद करता हूं कि चुनाव के दौरान जेल ना जाना पड़े, उसके बाद जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं। चुनाव में कम से कम पत्रकारिता के तौर पर जो मेरा एक शौक है वो पूरा कर लूं। मार्च अप्रैल में अगर भेज भी देंगे किसी पुराने एफआईआर में, इस 6 महीने के एफआईआर में, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैंने कहा शुरू में, मानसिक तौर से तैयार है कि आपको बोलने की कीमत इस सरकार में चुकानी होगी। अगर चुकानी होगी
तो आपको मानसिक तौर पर तैयार रहना पड़ेगा। और उस समय केस मुकदमा होगा तो जैसे आप लोग ये सुपर चैट में कुछ कुछ भेज रहे हैं, आप लोग मदद करिएगा, लड़ा जाएगा, देखा जाएगा। गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। ये कहकर मैं अपने को शहसवार नहीं साबित करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन हाँ, अगर लड़ेंगे तो भुगतेंगे, तो भुगतने के लिए हम तैयार हैं। और किसके दम पर? आप लोगों के दम पर, क्योंकि लाखों लोग देखते हैं, पसंद करते हैं, हौसला बढ़ाते हैं। मैं आपको एक बात बोलूं, मैं गया था मुजफ्फरनगर, और मुजफ्फरनगर में, मुरादाबाद में भी, जहां भी जाता हूं, इतने प्यार से, इतने मोहब्बत से लोग मिलते हैं और हाथ थामते हैं, हक करते हैं, गले लगाते हैं, कि लगता है जीवन सफल हो गया। अब मैं इससे हटकर एक व्यक्तिगत आपसे चीजें शेयर करता हूं। मुजफ्फरनगर में ही मैं घूम रहा था किसी जगह कि क्या खाया जाए, कुछ मैंने रिकॉर्डिंग की। अचानक एक गली में देखा कि कुछ खाने पीने की दुकानें हैं, और मैं 3-4 चक्कर लगाया कि कहीं जगह मिल, लेकिन बहुत भीड़ थी और खड़े होने की भी जगह नहीं थी। लेकिन मुझे लगा नहीं, यह खाना है। तो एक मूड एंड फूड, या ऐसा ही कुछ नाम था शायद, मूड इज फूड नहीं था, फूड एज मूड या ऐसे कुछ नाम था। मुजफ्फरनगर के जो लोग होंगे वो नाम से जानते होंगे, ऐसा कुछ नाम था। ये सब ने खाया है, लेकिन जो मेरे सहयोगी यहाँ बैठे हैं, उपेंद्र प्रताप और करण, सब ने खाया दबा के, लेकिन सब भूल गए नाम अभी। तो वो मैं गाड़ी वहां खड़ा किया, एक सहयोगी को भेजा, गौरव शर्मा हमारे कैमरा पर्सन, जहाँ देखो कहीं 2-3-4 लोगों की सीट मिल जाए। वो जब तक वो जाते तब तक वो जो दुकान वाले थे, मूड एंड फूड या जो भी नाम है, माफ करिएगा दोस्त, नाम ठीक से याद नहीं है, वो खुद आ गए, दोनों लड़के जो उस दुकान के ऑनर थे, और इतनी इज्जत के साथ, इतनी क्या बोले, इतने प्यार के साथ वो ले गए मुझे, कि लगा कि अरे जीवन में और क्या चाहिए। उन्होंने कहा मुझे 6 दिन से लग रहा था कि मैं आपको खाना खिलाऊं, आज वो दिन आ गया। और मैं भावुक होता हूं जब ऐसे लोग मिलते हैं, बहुत मिलते हैं। बंगाल में किसान के आंदोलन में पंजाबी, सरदार लोग, जहां भी जाता हूं, तो मुझे लगता है मेरी जिंदगी की वो पूंजी है जो लाखों करोड़ों अरबों से ज्यादा भारी है। और मैं फॉलोड बाय प्राइम मिनिस्टर और प्रधानमंत्री मोदी की गुड बुक में रहने की हसरत लिए जो सैकड़ों पत्रकार हैं और चुनिंदा चेहरे हैं, नामचीन चेहरे हैं, उन सब से 1000 गुना खुद को भाग्यशाली मानता हूं जब सड़क पर चलता हुआ कोई आदमी, गांव का कोई आदमी, खाट पर बैठा हुआ कोई आदमी, दुकान पर बैठा हुआ कोई आदमी, कोई दर्जी, कोई फल वाला, कोई सब्जी वाला, कोई ठेले वाला, या कोई भी आदमी, वो प्यार से, मोहब्बत से जब मिलता है ना, तो दिल 7वें आसमान पर होता है। भावुक हो जाता हूं मैं बंगाल में था, और मुझे लगता है खड़गपुर था, शूट कर रहा था कुछ मैं, और एक पेड़ के नीचे एक दर्जी दिखा, कुछ पेड़ के नीचे दर्जी, मतलब उस दर्जी को कोई ठिया ठिकाना नहीं रहा होगा, इतनी गर्मी में अगर पेड़ के नीचे सड़क के किनारे वो एक सिलाई मशीन लेकर सिलाई कर रहे थे, कुछ स्टिचिंग कर रहे थे। तो मैं कैमरा रोल करता हूँ, ऐसे में मैं कैमरा रोल करता हूँ, सीधा पहुंचता हूँ ताकि कैंडिड हो, प्लान्ड ना हो। तो मैं उस दर्जी तक गया, रोल करते हुए, देखिए एक दर्जी हैं, इनसे बात करते, ऐसे वो वीडियो पड़ा होगा मेरे यूट्यूब पर। मैं वहां गया, ऐसे जैसे कैमरा लगा, जानते हैं, ये शायद आपको यकीन ना हो, उनके पास नोकिया या इसी तरह का कोई छोटा सा फोन था, बटन वाला फोन था, और मतलब स्मार्टफोन नहीं था, और बहुत छोटा सा स्क्रीन था, बहुत छोटा स्क्रीन, मतलब समझो आप 1.5 का स्क्रीन था, या 1 का स्क्रीन था। और क्या देख रहे थे वो? एक दिन पहले मैं नंदीग्राम में था, वही वीडियो उस समय वो बगल में रख के और सिलाई मशीन पर सिलाई कर रहे थे। अब जैसे मैं पहुंचा तो उन्होंने नीचे वीडियो देखा और मेरा चेहरा देखा, उसके बाद मैं तो आप ही को देख रहा हूं। समझो मैं इतना थ्रिल्ड हुआ, और उसके बाद उस आदमी के चेहरे की खुशी मैं बता नहीं सकता। ऐसी यादें मेरे पास बहुत हैं। तो मैं कहता हूं कि स्टारडम क्या करना, सत्ता की निकटता क्या करना, 100-200 करोड़ के चैनल के मालिक होने की कोई हसरत रही नहीं। तो मेरी ये पूंजी है, वो पूंजी आप सब लोगों के तौर पर है। तो इसलिए आप सब लोग मेरी ताकत हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी बात कहूंगा। कई बार आपको अप्रिय भी लग सकता है, कई बार मैं किसी ऐसे आदमी की भी आलोचना करता हूं जिसको लोग बुरा लगता है, चलिए, होना चाहिए। वो तमाम लोग जो अखिलेश श्रीवास्तव और कुछ इसमें जो कुछ सुपर स्टिकर के जरिए भेज रहे हैं, उन सबको बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप लोग बताएं, वैसे वीडियो 1 घंटे का हो गया, क्या आप चाहते हैं, आप नीचे जो कमेंट करेंगे वही हम करेंगे। क्या आप चाहते हैं इसको कंटिन्यू रखें,
तो कंटिन्यू करेंगे, जैसा आप बताएंगे वही मैं करूंगा। रामपुर कब आ रहे हो, किसी ने कहा है। रामपुर भी आऊंगा बहुत जल्द। मुरादाबाद में गया था, कल भी शायद मैं उस एरिया में कहीं रहूं, जैसा होगा मैं कोशिश करूंगा। किसी ने पूछा है राजनीति में कोई पार्टी के नेता धर्म को लाती है, ऐसा कानून बनना चाहिए, नेता पर कड़ी कार्रवाई। बिल्कुल सही आपने कहा, लेकिन आप जानते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। अब देखिए, अब इनका लाता हूं कमेंट, ये कहाँ गए। एक सज्जन ने लिखा पंचर वाला, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ऊपर गए। अब देखिए ये कितने कुंठित होंगे, क्या होंगे, क्या मानसिकता है पंचर वाला। चलिए खुश रहो दोस्त, आप रात का समय है, अच्छा खाना खाओ, घी लगी हुई रोटी, 2 गिलास दूध पियो, अच्छी नींद आया आपको। और अगर आपके हिसाब से मैं पंचर वाला हूं तो मैं उसमें बहुत खुश हूं, बहुत खुश हूं। हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन द अर्थ। अब कोई लिख रहे हैं जिहादियों का एजेंडा चलाते हैं। चलो आपकी आपकी आपके इस कमेंट का, आपके लोकतांत्रिक अधिकार का स्वागत करता हूं, ठीक है, अच्छी बात है। हाँ, गीता के अध्याय में अक्षर 2 भगवान बताए, उत्तम परम अक्षर ब्रह्म का वर्णन है। कौन 2 परम अक्षर ब्रह्म। अब देखिए साधना चैनल के भाई साहब विज्ञापन कर गए यहाँ पे। अब यहाँ पे कोई वो सुदर्शन टीवी वाला ना आ जाए यार। भाई साहब यहाँ साधना चैनल का विज्ञापन मत करिए, सुदर्शन टीवी और साधना चैनल के। झारखंड में कैसे देखते हैं, कब आएंगे। जय जवान जय हिंद। झारखंड में अभी चुनाव नहीं है, अभी पूरा मेरा फोकस यूपी, उत्तराखंड और पंजाब पे होगा। प्रगट कोहलन काशीपुर, जरूर काशीपुर आएंगे, बहुत जल्द आएंगे। यूपी, थोड़ा पश्चिमी यूपी और कुछ इलाके को कवर करने के बाद। और मैं फिर बीच में बोल दूं, चूंकि बहुत सारे नए साथी आए होंगे, कि अगर चाहते हैं आप कि आपके इलाके में आऊं, तो आप अपने इलाके की समस्या, अपने इलाके की खास बात, आपके इलाके को लेकर सरकार ने कोई वादे किए वो, या आपके इलाके में युवाओं ने या आपके इलाके के लोगों ने कोई ऐसी चीज रची है, तो आप मुझे मेल करें, विस्तार से बताएं, फोन नंबर दें। मैं फिर से एक बार उसके लिए जो मेल आईडी है वो स्क्रीन पर डाल रहा हूं, ताकि आप नोट करें, और नंबर जरूर दें, ताकि जो हमारी टीम है लिस्ट बनाती रहती है। अभी जैसे मैंने बताया, मुजफ्फरनगर एक किसी शख्स ने मेल किया, उसी मेल के आधार पर मैंने खुद कॉल किया और गया था। जो आपने एक वीडियो कल देखा होगा, युवा लड़के कैसे आर्मी में भर्ती होने के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, वो मैंने एक वीडियो किया। एक परसों भी एक गांव में मैं गया था, पुरकाजी मुजफ्फरनगर, वहां के एक शख्स ने, विकास चौधरी क्या नाम था, अंकित चौधरी, ये सारे भुलक्कड़ हैं, किसी को नाम याद नहीं रहता, तो उन्होंने मेल किया था, उसके आधार पर मैं वहां गया। तो मैं जाता हूं, मैं जाऊंगा। और ये एक अच्छी चीज लगती है कि मेरे डायरेक्ट कांटेक्ट से ऐसे लोग आते हैं, आप सीधा मुझे मैसेज करते हैं, बताते हैं, और मैं ऐसे जाता हूं। कल के लिए भी मैं ऐसे लोगों से ही बात कर रहा हूं, तो आप जैसे बताएंगे आएंगे। और फेसबुक पर भी मेरा वीडियो पेज है, मेरा पेज है अजीत अंजुम के नाम से पेज, एक प्रोफाइल है, एक पब्लिक पेज है। पब्लिक पेज पर भी आप चाहें तो कमेंट कर सकते हैं उसमें, अगर आप चाहते हैं कि आपके यहाँ आऊं। लेकिन बार बार मैं कहता हूं, किसी ने कहा अमिताभ ठाकुर का अरेस्ट कितना सही है। एपिसोड बनाने की बात आफरीन आप करें तो एपिसोड बहुत सारे लोग कर रहे हैं, क्योंकि मैं ट्रैवलिंग कर रहा हूं और हर चीज आप एक ही आदमी नहीं कर सकता, इतना टास्क मत दीजिए मुझे। 1 घंटे से बोल रहा हूं, गला थोड़ा सा, पानी पी लूं, तो कुछ चीजें छूट भी सकती है। लेकिन हाँ, अमिताभ ठाकुर को जिस ढंग से धकिया कर जबरदस्ती अरेस्ट किया गया वो गलत है। कुछ लोग लगातार, सुरेश पोरूमामिला, सुरेश जी माफ करिए अगर आपका नाम सही बोल नहीं पा रहा हूं, लेकिन बहुत शुक्रिया, आपने कुछ सहयोग राशि भेजा है। अखिलेश श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। और जैसा कि मैंने कहा, मुझे नहीं पता कि ये ऑन एयर कैसे स्क्रीन पर डाला जा सकता है, अगली बार मैं सीख लूंगा, क्योंकि अभी मैं खुद यहाँ बैठा हूँ, सहयोगी सब मेरे बगल में बैठे हैं, वो भी देख रहे हैं, हेल्पलेस हैं अभी कि क्या करें इसमें। तो हाँ, सोनू कुरैशी, कई बार देखता हूं भाजपा समर्थक आपके माइक पर चढ़ने लगते हैं उत्तेजना से, उस वक्त कोई आंशिक भय महसूस नहीं करते। अभी तक ऐसी बात नहीं है, मुझे ऐसा, मैं कहूंगा ईमानदारी से, कोई भाजपा समर्थक टिल नाउ, टिल डेट ऐसा नहीं मिला कि उत्तेजना से बोलते हुए हमलावर होना चाहता हो। तो उत्तेजना, मैं मानता हूं कई बार मैं भी उत्तेजक ढंग से बात करता हूँ, उत्तेजक नहीं मतलब थोड़ा तेज से बोलता हूँ, तो ठीक है, भावना में आदमी जोर से बोलते हैं, विरोधी भी कई बार जोर से बोलता है। तो जब भावना में आदमी विरोध या समर्थन करता है,
तो उसकी आवाज तेज होती है, तो उसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी तक मुझे ऐसा आदमी नहीं मिला है जिसके इरादे नेक ना हो। प्रणब बत्रा जी, बहुत शुक्रिया आपका, जहां से भी हैं आप, जिस भी शहर से हो। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा, अब देखिए, किसी ने कहा काबुल से रिपोर्ट करिए मौलाना। अरे भाई, कितनी तकलीफ होती है यार, किस मानसिकता के हो आप। हाँ, अब किसी ने लिखा है, चलिए, प्रताप राठौर, वैसे मैं आपका प्रशंसक नहीं रहा हूं, लेकिन आपके गांव गांव के कार्यक्रम के बाद हर एक कार्यक्रम देखने लगो। प्रताप राठौर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और प्रशंसक होना, मुरीद होना कोई जरूरी नहीं है। आलोचनात्मक रुख रखते हुए भी अगर आप देखते हैं तो भी मैं आपको शुक्रिया अदा करूंगा। और कोई आदमी मुकम्मल नहीं होता, हर आदमी में कुछ खामियां हो सकती है, किसी के विचार आपको नापसंद हो सकते हैं, लेकिन अगर आप देख रहे हैं तो आपका शुक्रिया। और कोई सुझाव देंगे तो मैं कोशिश करूंगा कि उस सुझाव पर अमल करूं, अगर अमल करने लायक हो। लेकिन कोई कहे आलोचना सरकार की बंद कर दो, सारे सवाल अखिलेश से पूछो, मायावती से पूछो, राहुल से पूछो, तो ये नहीं हो सकता। जिस दिन उनमें से किसी की सरकार बनेगी, ये मैं वादा करता हूं, चाहे जब भी बने, तो मैं अपनी पत्रकारिता का धर्म इसी तेवर तलखी के साथ निभाऊंगा, इतनी वादा करता हूं। आप बहुत पढ़ते हैं, किताबों से आपकी दोस्ती है जी। किताबों से बहुत पढ़ता हूं, ऐसा दावा नहीं कर सकता। मैं मानता हूं मुझसे ज्यादा पढ़ने वाले बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे, हजारों लाखों लोग, मेरे कई मित्र मुझसे बहुत ज्यादा पढ़ते हैं। लेकिन हाँ, किताबों से मेरी दोस्ती है, मुझे अच्छा लगता है। पीछे लाइब्रेरी है, काफी भरी हुई है, और अगले 1 महीने बाद एक छोटा सा, मैं अच्छा प्यारा सा लाइब्रेरी नुमा ऑफिस या ऑफिस नुमा लाइब्रेरी बना रहा हूँ। और जब अक्टूबर में आप कुछ नई तस्वीरें देखेंगे, जो मैं कोशिश करूं, और ये सब आपके सहयोग से हो रहा है, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं, उससे मुझे हौसला मिलता है। राज आनंद, वंदे मातरम, आजमगढ़ को लेकर कुछ लिख रहे थे, बहुत तेजी से आ रहा है कमेंट, इसलिए कुछ कमेंट। बहराइच आइए, जरूर बहराइच में आएंगे। किसी ने लिखा महाराजगंज आइए, लेकिन सिर्फ ऐसे लिखने से नहीं होगा। बहराइच, महाराजगंज, आप कुछ जानकारी लिखे। क्यों हड़बड़ा रहे हो, कुछ उठ बैठ कर रहे हो आप करण? तो आप समझ रहे हो, जब हम लाइव करें तो डिस्टर्ब भी आदमी हो सकता है। 3 सहयोगी हैं, हलचल तीनों कर रहे हैं लगातार, तो इसलिए बिजनौर के बिलाई से गन्ने का भुगतान करिए। पता नहीं, समझ में नहीं आया क्या लिखा इन्होंने। मुनव्वर राना के बारे में मैंने अपनी राय दे दी है, जिन्होंने पूछा अपनी राय दे दी है, इसलिए उसका कोई मतलब नहीं है। और मेरे ख्याल से 1 घंटे से ज्यादा लाइव हो गया, इतना होना नहीं चाहिए मुझे लगता है। तो हाँ, किसी ने कहा भाजपा समर्थक से बच के रहना, काफी आक्रामक हो जाते हैं। श्रवण मौर्य, अभी तक तो बचा हुआ हूं। आक्रामक अपने विचार रखने में कोई विरोधी समर्थक दोनों हो सकता है, लेकिन आक्रामक होकर हमलावर हो जाए, ये आशंका मेरे कई साथियों की भी है। देखते हैं, जब वो आएगा तो देखा जाएगा। उसके खतरे के प्रति आगाह लोग करते रहते हैं। जब कहते हैं उखल में सिर डाला तो मूसल से क्या डरना, जब आप सड़क पर निकले हैं तो सड़क के खतरे के लिए तैयार रहेंगे। किसी ने लिखा है, रमन तिवारी साहब, बीजेपी को वोट न दें, विपक्ष में ऐसी कोई पार्टी नहीं है जो सुरक्षा दे, इसलिए वोट तो बीजेपी को देना पड़ेगा। आप किसको वोट दें, किसको वोट न दें, ये इस पे मैं कुछ कहूंगा नहीं, ये आपका अपना फैसला है, आपका अपना विवेक है, अपने विवेक से आप तय करिए। बिहार के छात्रों की आवाज उठाइए, सत्ता से सवाल करना अच्छा लगता है। बहुत सारे लोग लगातार लिख रहे हैं। किसी ने कहा एमआईएम का यूपी में क्या रोल रहेगा, ये तो वीडियो में जनता जो कह रही है उसको देखकर आपको पता चल रहा होगा। जोधपुर से कोई कह रहे हैं कि जोधपुर आइए, संजय कुमार माली, जौनपुर। संजय जी, आपका नंबर मैं, हमारी टीम नोट कर लेगी, जल्दी नोट करिए, 9452256232। उपेंद्र इशारा कर रहे हैं, उन्होंने नोट भी कर लिया है। तो जब भी होगा आएंगे। ईमानदार रिपोर्टर, आपका बहुत शुक्रिया। रजनीश जी, सोनभद्र वाले भाई साहब, पीतम्बर यादव जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जम्मू कश्मीर में कब आना होगा, टेक्निकल अनबॉक्सर, जम्मू कश्मीर में भी जब चुनाव होंगे या कोई ऐसी चीज होगी आऊंगा। जोधपुर से भी कोई लिख रहे हैं, जोधपुर कब आएंगे, आपसे मिलना होगा। एक ही आदमी हूं, अभी यूपी में चुनाव है, पंजाब में चुनाव है, देखते हैं। धर्मराज अमेठी, बहुत शुक्रिया धर्मराज जी। उन्नाव आए। खुर्शीद आलम, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके ज्यादा से ज्यादा लोगों के कमेंट पढ़ लूं। हाँ, ये लिखा है किसी ने, कहाँ गया,
किसी ने क्या लिखा है, 1 मिनट रुकिएगा। 2 रुपए के ट्वीट से आपको बहुत तकलीफ हो रही है, 2 रुपए ट्वीट वालों को आपसे, हाँ ये हो रही होगी, और वो गालियां देते भी हैं, गुमनाम लोग, नाम भी नहीं होता लेकिन गालियां मां बहन की जितनी देते, कोई बात नहीं, उससे ताकत मिलती है। उससे मुझे ताकत मिलती है कि इतने लोग आलोचना कर रहे हैं, मतलब तीर निशाने पर लग रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। और उनको लगता है कि मैं बड़ा डरा हुआ हूं, परेशान हूं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं पूरी ताकत से, पूरे हौसले के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ हर रोज निकलता हूं, हर रोज काम करूंगा जब तक मेरा शरीर इसकी अनुमति देगा। फिलहाल दोस्तों बहुत लंबा लाइव हो गया, शायद 1 घंटे 20 मिनट हो गए। अब आप लोग अगर मुझे अनुमति दें तो मुझे लगता है अब इसको खत्म करेंगे। और फिर लास्ट में आपको बता दें कि आप अगर चाहते हैं कि आपके इलाके में आऊं तो आप मुझे इस पर मेल करें ajitanjum2022@gmail.com, ताकि, और साथ में अपना फोन नंबर, अपने इलाके की खासियत जरूर लिखें। हर शहर, हर गांव, यूपी के 75 जिले और 403 सीटें। कोशिश करूंगा कुछ न छूटे, अगले 6 महीने में कुछ छूटेगा लेकिन फिर भी कोशिश करूंगा। फिलहाल नमस्कार। और सभी साथियों की तरफ से भी, रिसर्च सहयोगी उपेंद्र प्रताप फैजाबाद वाले, करण सिंह इधर इंदिरापुरम वाले, गौरव शर्मा साकेत वाले, एक और नए आज एडिटर जुड़े हैं, उनका नाम बाद में बताऊंगा, वो पीछे से इशारा भी कर रहे हैं सर अभी नहीं, और 1-2 लोग और जुड़ने वाले हैं। तो टीम मेरी भी बड़ी हो रही है, थोड़ी टेक्निकली भी बेहतर करने की कोशिश कर रहा हूं, और ये सब इसलिए क्योंकि आपका अगाध प्रेम मुझे मिल रहा है। तो नमस्कार, शुभ रात्रि, फिर मुलाकात होगी।